हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द डीप डाइव। आजा। सो एक सवाल है, इमेजिन कीजिए आपके पास एक टाइम मशीन है जो आपको 8th सेंचुरी इंडिया में ड्रॉप कर देती है। ओके। तो क्या आप वहाँ के पावरफुल किंगडम्स को पहचान पाएंगे? या अगर मैं आपसे पूछूं कि कुलाह दारान कौन थे? थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? वेल डोंट वरी, क्योंकि आज हम इसी हिस्ट्री की पजल को सॉल्व करने वाले हैं। और ये कोई रेगुलर हिस्ट्री लेक्चर नहीं है, ये है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के मिडीवल हिस्ट्री के सवालों की एक गहरी पड़ताल। हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और हर ऑप्शन का पोस्टमार्टम करेंगे। बिल्कुल। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तो एक छोटा सा काम कीजिए, लाइक बटन को स्मैश कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। आपका सपोर्ट ही हमारी एनर्जी है। एग्जैक्टली। आज हमारा मिशन है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से जुड़े 18 ट्रिकी क्वेश्चंस को डिकोड करना। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या सही है, बल्कि क्यों सही है और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों गलत है। वी विल कनेक्ट ऑल द डॉट्स। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो आज का हमारा लर्निंग मैप कैसा दिखता है? सबसे पहले हम 8th सेंचुरी एडी के डायनेस्टीज के एक पजल से शुरू करेंगे। ओके। फिर हम मंगोल इन्वेजन्स के टाइमलाइन को समझेंगे। उसके बाद कुला दारान और हुंदी जैसे टर्म्स को डिकोड करेंगे। इंटरेस्टिंग। और फिर फॉरेन ट्रैवलर्स, इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज जैसे राष्ट्रकूटास, चोलास और लोडी डायनेस्टी के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को भी देखेंगे। बेसिकली दिल्ली सल्तनत और अर्ली मेडिवल इंडिया का एक कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन होने वाला है। सो बकल अप दोस्तों। लेट्स जंप राइट इन। ओके, लेट्स अनपैक दिस। पहला सवाल सीधा 2023 के पेपर से। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज। 1 होयसला, 2 गहादावाला, 3 काकतिया, 4 यादव। How many of the above dynasties established their kingdoms in early 8th century AD? Options हैं A. Only 1, B. Only 2, C. Only 3 या D. None. Broad micro theme. Early medieval Indian kingdoms. तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, यहाँ की फ्रेज है early 8th century AD. इसका मतलब है 700 to 750 AD का टाइम। ओके। ये एक क्लासिक यूपीएससी ट्रैप है। ये आपकी क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर रहा है। आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी कब पावर में आई। रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1980 में कौन सी टेक कंपनीज डोमिनेट कर रही थी और ऑप्शंस में मैं गूगल और फेसबुक दे दूं। सही बात है। आप तुरंत बोल देंगे कि ये तो बहुत बाद में आई। हिस्ट्री में टाइमलाइन इज एवरीथिंग, समझे? एकदम। चलिए अब डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। स्टेटमेंट सर्जरी वन बाय वन। लेट्स डू इट। पहला होयसाला। होयसालास एक मेजर साउथ इंडियन कनाडा पावर थे, बट सोर्स मटेरियल के हिसाब से इनका रूल 10th से 14th सेंचुरीज के बीच था। सो 8th सेंचुरी एडी से क्लियरली आउट। बिल्कुल। और इसमें एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए याद रखना, होयसालास अपने यूनिक स्टार शेप्ड टेंपल आर्किटेक्चर के लिए सुपर फेमस है, जैसे बेलूर और हालीबीदू में। इसे वैसारा स्टाइल भी कहते हैं। हाई यील्ड फैक्ट है। ओके, नेक्स्ट गहाधवाला। ये डायनेस्टी नॉर्दर्न इंडिया में थी, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के रीजन में। सोर्स कंफर्म करता है कि इनका रूल 11th से 13th सेंचुरी तक था। सो अगेन 8th सेंचुरी से आउट। राइट। इसका पेरिफेरल नॉलेज ये है कि फेमस राजा जयचंद, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से बैटल की थी, वो एक प्रोमिनेंट गहरा वाला रूलर थे। गॉट इट। तीसरा काकातिया। ये एक तेलुगु डायनेस्टी थी जो डेक्कन रीजन में रूल करती थी। इनका टाइम पीरियड सोर्स के मुताबिक 12th से 14th सेंचुरीज का है। सो 8th सेंचुरी में ये भी नहीं थे। तो ये भी गए? हाँ, और इसका पेरिफेरल नॉलेज तो एक जेम है। फेमस कोहिनूर डायमंड माना जाता है इनके ही रेन में कोल्लूर माइन से निकला था। मार्को पोलो ने भी इनके बारे में लिखा है। वाओ। और चौथा यादवा। द यादवास ऑफ देवगिरी। इनका राइज 12th सेंचुरी के एंड में हुआ था। सो क्लियरली 8th सेंचुरी में नहीं। पेरिफेरल नॉलेज इसका यह है कि अलाउद्दीन खलजी का देवगिरी पर अटैक और यादवास की हार एक मेजर इवेंट था, जिसने डेक्कन को दिल्ली सल्तनत के लिए खोल दिया। तो इसका एलिमिनेशन लॉजिक बहुत सिंपल है। थोड़ा लॉजिक लगाओ। चारों डायनास्टीज मेडिवल पीरियड की हैं, बट ये सब लेटर मेडिवल प्लेयर्स हैं। पोस्ट 1000 एडी 8th सेंचुरी का मतलब है पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास का टाइम। तो अगर आपको उस एरा के मेजर प्लेयर्स पता है तो आप इन चारों को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट वर्सेस रॉन्ग। तो जैसा हमने देखा, चारों डायनास्टीज होयसाला, गढ़वाला, काकतिया और यादवा 8th सेंचुरी के बहुत बाद एस्टैब्लिश हुई थी। इसलिए करेक्ट आंसर है डी, नन। यूपीएससी ने एक परफेक्ट टाइमलाइन ट्रैप सेट किया था यहाँ। मेमोरी हैक इसका सिंपल है, याद रखिए HGKY, होयसाला, गढ़वाला, काकतिया, यादवा, ये सब लेटर मेडिवल प्लेयर्स हैं 10th सेंचुरी के बाद वाले। 8th सेंचुरी के सुपरस्टार्स आपसे पूछे ही नहीं गए। कूल ना? इन शॉर्ट, यूपीएससी ने एक टाइमलाइन ट्रैप यूज किया, 4 डायनास्टीज दे दी जो लेटर पीरियड की थी। 8th सेंचुरी में इनमें से कोई नहीं थी। दैट्स द ट्रिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगोल्स, सबका फेवरेट टॉपिक। हाँ, क्वेश्चन है फ्रॉम 2022। With reference to Indian history, consider the following statements. 1. The first Mongol invasion of India happened during the reign of Jalaluddin Khalji. Okay. 2.
During the reign of Alauddin Khilji, one Mongol assault marched up to Delhi and besieged the city. And 3, Muhammad bin Tughlaq temporarily lost portions of northwest of his kingdom to Mongols. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ब्रॉड माइक्रो थीम, दिल्ली सल्तनत एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स. कॉन्सेप्ट इसका यह है कि ये क्वेश्चन मंगोल इन्वेजन्स की डिटेल्स टाइमलाइन और नेचर को टेस्ट करता है. सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि मंगोल्स ने इन्वेड किया, ये भी जानना जरूरी है कि किस सुल्तान ने कैसा थ्रेट फेस किया. इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचिए. जैसे एक कंट्री के बॉर्डर को एक पावरफुल पड़ोसी बार बार टेस्ट कर रहा है, अलग अलग लीडर्स के अंडर. हर लीडर अलग तरह से रिएक्ट करता है. कोई डिप्लोमेसी यूज करता है, कोई दीवार बनाता है, कोई काउंटर अटैक प्लान करता है. एग्जैक्टली यही हुआ था दिल्ली सल्तनत और मंगोल्स के बीच. बिल्कुल. चलिए इन स्टेटमेंट्स को डाइसेक्ट करते हैं. पहला स्टेटमेंट, द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी. सोर्स स्टाफ कहता है ये इनकरेक्ट है. ओ, पहला मंगोल थ्रेट 1221 में सुल्तान इल्तुतमिश के टाइम आया था. जेंगिस खान खुद इंडस रिवर तक पहुंच गया था ख्वारिज़मी शाह जलालुद्दीन का पीछा करते हुए. और इल्तुतमिश ने अ वेरी क्लेवर डिप्लोमेटिक मूव में शाह को असाइलम देने से मना कर दिया था. राइट, ताकि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ना हो. एग्जैक्टली. जलालुद्दीन खिलजी तो बहुत बाद में आए. इसका पेरिफेरल नॉलेज, जेंगिस खान का इंडिया इन्वेड करने का कोई इरादा नहीं था, वो बस अपने दुश्मन का पीछा कर रहा था. ओके. सेकंड स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च्ड अप टू दिल्ली एंड बिसीज्ड द सिटी. ये सही है या गलत? ये बिल्कुल सही है. अलाउद्दीन खिलजी ने कई बड़े मंगोल इन्वेजन्स फेस किए. सोर्स हाईलाइट करता है कि एक टाइम पर मंगोल जनरल तारगी ने दिल्ली को बिसीज कर लिया था और अलाउद्दीन को सिरी फोर्ट में 2 महीने तक शेल्टर लेना पड़ा. बहुत क्लोज कॉल था वो. इसी वजह से उसने रिफॉर्म्स किए होंगे. हाँ, पेरिफेरल नॉलेज यही है. इसी कांस्टेंट थ्रेट की वजह से अलाउद्दीन ने अपने फेमस मिलिट्री रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए. एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी, दाग यानी हॉर्सेस की ब्रांडिंग, और चेहरा यानी सोल्जर्स का डिस्क्रिप्टिव रोल, और सिरी फोर्ट भी बनवाया. ओके. और तीसरा स्टेटमेंट, मोहम्मद बिन तुगलक ने टेरिटरी लूज की थी. ये भी इनकरेक्ट है. इनफैक्ट एमबीटी ने मंगोल्स के अगेंस्ट एक अग्रेसिव पॉलिसी अपनाई. उसने तर्माशिरीन की इन्वेजन को सक्सेसफुली रोका था. टेरिटरी लूज करना तो दूर, उसने ट्रांस ऑक्सियाना जो मंगोल टेरिटरी थी उस पर अटैक करने का प्लान बनाया था. तो अब एलिमिनेशन लॉजिक यूज करते हैं. स्टेटमेंट 1 गलत है, तो ऑप्शंस ए और सी गए. अब बचे और डी. हमने अभी कंफर्म किया कि स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है. अलाउद्दीन ने दिल्ली को सीज से बचाया था. तो आंसर बी ही होना चाहिए. सिंपल है ना? राइट वर्सेस रॉन्ग. समरी, स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 3 गलत है, सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है. इसलिए आंसर है बी, 2 ओनली. इसका मेमोरी हैक ऐसे याद रखिए. इल्तुतमिश का फर्स्ट फेस ऑफ डिप्लोमेटिक, अलाउद्दीन डिफेंडर ऑफ दिल्ली मिलिट्री, और एमबीटी द अग्रेसर ऑफेंसिव. ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा. इन शॉर्ट, पहला मंगोल थ्रेड इल्तुतमिश के टाइम आया, अलाउद्दीन ने दिल्ली को सीज से बचाया और एमबीटी ने टेरिटरी लूज नहीं की. सो ओनली स्टेटमेंट 2 इज द विनर. अब एक स्पेशल टर्म को डिकोड करते हैं. क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज कुल्हा दारान? ऑप्शंस हैं ए अरब मर्चेंट्स, बी कलंदर्स, सी पर्शियन कैलीग्राफिस्ट या डी सैयद्स. ब्रॉड माइक्रो थीम, टर्मिनोलॉजी इन मिडिवल इंडिया. इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है. कुल्हा दारान एक पर्शियन टर्म है. कुल्हा का मतलब है एक पॉइंटेड कैप और दारान मतलब वेयरर्स. तो द वेयरर्स ऑफ द पॉइंटेड कैप. ओके. ये एक टाइटल था जिससे एक स्पेसिफिक रिस्पेक्टेड ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाता था. इसका रियल लाइफ एग्जांपल ऐसा सोचिए, आजकल डॉक्टर व्हाइट कोट पहनते हैं, लॉयर ब्लैक रोब. उनकी यूनिफॉर्म उनका प्रोफेशन या स्टेटस बताती है. उस टाइम हेड गियर यानी टोपी आइडेंटिटी और सोशल स्टैंडिंग का बहुत बड़ा सिंबल था. एकदम सही. अब ऑप्शंस देखते हैं. ए अरब मर्चेंट्स, ये ट्रेडर्स थे. उनका कोई स्पेसिफिक टाइटल कुल्हा दरान नहीं था. ठीक है. ये वॉन्डरिंग सूफी दरविशेस थे. वो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए जाने जाते थे, किसी खास टोपी के लिए नहीं. सी पर्शियन कैलीग्राफिस्ट्स, ये स्किल्ड आर्टिस्ट थे. इनकी इज्जत थी पर इस टाइटल से पहचान नहीं. तो बचा डी सैयद्स. और सोर्स मटेरियल यहाँ बिल्कुल क्लियर है. द सैयद्स वॉर अ पॉइंटेड कैप कुला और उन्हें कुला धारण कहा जाता था. द सैयद्स प्रॉफिट मोहम्मद के वंशज होने का दावा करते थे, इसलिए सोसाइटी में उनका स्टेटस बहुत ऊंचा था. वो कैप उनके नोबल लिनिएज का विजुअल मार्कर थी. इसका एलिमिनेशन लॉजिक ये हो सकता है कि अगर आपको खुला का मतलब कैप पता है तो आपको सोचना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप एक स्पेशल कैप पहनता होगा. मर्चेंट्स, एस्थेटिक्स, आर्टिस्ट्स. ये उतना फिट नहीं होता जितना कि सैयद्स, जो एक स्पेशल रिलीजियस और नोबल हेरिटेज क्लेम करते थे. राइट वर्सेस रॉन्ग. ये टर्म डायरेक्टली और एक्सक्लूसिवली सैयद से एसोसिएटेड है, तो डी सैयद्स इज द करेक्ट आंसर. मेमोरी हैक इसका सिंपल है. कुला इज इक्वल टू कैप. सैयद पहनते थे स्पेशल कैप टू शो देयर स्पेशल स्टेटस. लिंक सैयद विद स्पेशल कैप. हो गया याद. इन शॉर्ट, कुल्हा धरन का मतलब है वेयरर्स ऑफ द पॉइंटेड कैप. ये टाइटल सिर्फ सैयद्स के लिए था. दैट्स द की फैक्ट. ओके, अब टाइम है एक क्लासिक मैच द फॉलोइंग टाइप के सवाल का. रेडी? रेडी. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. चांदेला डायनेस्टी. 1 नन्नुका चंदेला. 2 जयशक्ति परमारा.
3 नागाभट्टा 2 गुर्जरा प्रतिहार and 4 भोजा राष्ट्रकूटा. How many pairs given above are correctly matched? Broad micro theme, founders and dynasties. ये सीधा आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा है फाउंडर्स और इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में. रटिफिकेशन अच्छा है पर कंसेप्चुअल मैप होना जरूरी है. चलिए हर पैर की सर्जरी करते हैं. ठीक है. पैर 1 ननुका चंदेला. सोर्स कहता है ये करेक्ट है. ननुका ने 9th सेंचुरी में चंदेला डायनेस्टी को फाउंड किया था. तो पैर 1 इज अ परफेक्ट मैच. ओके. पेरिफेरल नॉलेज इसका. चंदेलाज वर्ल्ड फेमस हैं अपने खजुराहो टेम्पल्स के लिए, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. ये जरूर याद रखना. जय शक्ति परमारा. ये सही है? नहीं. ये इनकरेक्ट है. सोर्स कहता है कि जय शक्ति एक चंदेला रूलर था, परमारा नहीं. परमारा डायनेस्टी का फाउंडर उपेंद्रा या कृष्णा राजा था. अच्छा. सबसे फेमस परमारा रूलर राजा भोजा थे, जो आर्ट और लिटरेचर के ग्रेट पैट्रन थे. ओके. पैर 3 नागाभाटा 2 गुर्जरा प्रतिहारा. ये करेक्ट है. नागाभाटा 2 गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी के बहुत पावरफुल किंग थे. उन्होंने कन्नौज को जीता था. राइट. गुर्जरा प्रतिहारास ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल के मेजर प्लेयर थे, पालर्स और राष्ट्रकूटास के साथ. और आखिरी पैर 4 भोजा राष्ट्रकूटा. ये भी इनकरेक्ट है. मिहिर भोजा जिनकी यहाँ बात हो रही है वो एक प्रतिहारा किंग थे, राष्ट्रकूटा नहीं. राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, जैसा हम आगे देखेंगे, दंती दुर्गा ने फाउंड की थी. तो एलिमिनेशन लॉजिक के हिसाब से हमारे पास 2 करेक्ट पेयर्स हैं, 1 और 3, और 2 इनकरेक्ट 2 और 4. इसका मतलब आंसर ओनली 2 पेयर्स होना चाहिए. बिल्कुल. राइट वर्सेस रॉन्ग रिकैप. पैर 1 करेक्ट, पैर 3 करेक्ट, पेयर्स 2 और 4 गलत हैं, तो टोटल 2 पेयर्स करेक्ट हैं. आंसर है बी, ओनली 2 पेयर्स. मेमोरी हैक. ऐसे याद रखिए, एनसी ननुक्का चंदेला और नाग प्रतिहार नागभत्ता ने प्रतिहारों को हारने नहीं दिया. बस ये 2 करेक्ट हैं. इन शॉर्ट ननुका चंदेला थे, नागा भट्टा 2 गुर्जरा प्रतिहारा. बाकी 2 पेयर्स मिसमैच थे. सो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट. नेक्स्ट सवाल है क्रोनोलॉजी पर फ्रॉम 2021. क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 1. It was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus. 2. It was during the reign of Muhammad bin Tughlaq that Taimur occupied Multan. And 3. It was during the reign of Devaraya II of Vijayanagara Empire that Vasco da Gama reached the coast of Kerala. कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ब्रॉड माइक्रो थीम, टाइमलाइंस ऑफ मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स. ये क्लासिक क्रोनोलॉजी क्वेश्चन है. इसमें दिल्ली सल्तनत, मंगोल्स, विजयनगरा और यूरोपियंस सब मिक्स कर दिया है. आपको एक सॉलिड मेंटल टाइमलाइन चाहिए इसके लिए. ये उस हिस्ट्री क्विज जैसा है जिसमें पूछते हैं क्वीन विक्टोरिया के टाइम इनमें से क्या हुआ, मून लैंडिंग, टेलीफोन का इन्वेंशन या वर्ल्ड वॉर 2. हर इवेंट को सही टाइम बकेट में डालना पड़ता है. बिल्कुल. तो चलिए एक एक स्टेटमेंट चेक करते हैं. स्टेटमेंट 1. इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चेंगिस खान रीच्ड द इंडस. ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है. अराउंड 1221 में हुआ था. राइट. इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान. ये इनकरेक्ट है. तैमूर का इन्वेजन 1398 में हुआ था. और एमबीटी का रेन 1351 में खत्म हो गया था. तैमूर के इन्वेजन के टाइम दिल्ली में नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक थे, तुगलक डायनेस्टी के आखिरी रूलर. ओके, गॉट इट. तो स्टेटमेंट 2 गलत है. अब स्टेटमेंट 3, वास्को डा गामा और देवराया 2. ये भी इनकरेक्ट है. वास्को डा गामा इंडिया 1498 में आया. देवराया 2 का रेन 1422 से 1446 तक था. मतलब वास्को डा गामा देवराया 2 के डेथ के 50 साल से भी ज्यादा बाद आया. वाओ, ये क्लोज था. हाँ, पेरिफेरल नॉलेज. वास्को दा गामा को रिसीव करने वाले कैलिकट के रूलर जेमोरिन थे. तो एलिमिनेशन लॉजिक सिंपल है. स्टेटमेंट 2 गलत तो बी और डी गए. स्टेटमेंट 3 गलत तो सी भी गया. बचा सिर्फ ए. राइट वर्सेस रॉन्ग. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. स्टेटमेंट्स 2 और 3 क्रोनोलॉजिकली गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर है ए, 1 ओनली. इसका मेमोरी हैक, बस की डेट्स याद रखिए. इल्तुतमिश एंड जेंगिस खान 1221, तिमूर्स इन्वेजन 1398, वास्को दा गामा's अराइवल 1498. अगर ये एंकर पॉइंट्स याद है तो गलती नहीं होगी. इन शॉर्ट सिर्फ पहला स्टेटमेंट इल्तुतमिश और जेंगिस खान के बारे में सही है, बाकी 2 में टाइमलाइन मिसमैच है. चलिए थोड़ा पैसों की बात करते हैं. अगला सवाल एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर है. क्वेश्चन: Which of the following phrases defines the nature of the hundi generally referred to in the sources of the post-Harsha period? A. An advisory issued by the king. B. A diary. C. A bill of exchange. या D. An order from the feudal lord. Broad micro theme. Economic terminology in medieval India. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हुंडी क्या था. ये medieval इंडिया के ट्रेड और कॉमर्स नेटवर्क का एक बहुत जरूरी हिस्सा था. एक तरह से क्रेडिट या पेपर मनी. इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल एक मॉडर्न डे चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा है. मान लीजिए एक मर्चेंट को दिल्ली से सूरत पैसे भेजने हैं, तो वो कॉइन्स ले जाने के रिस्क के बजाय दिल्ली के एक सर्राफ को पैसे देगा. राइट. वो सर्राफ एक हुंडी, एक पीस ऑफ पेपर इशू करेगा. मर्चेंट वो पेपर सूरत भेज देगा और वहां उसका सप्लायर उसे सर्राफ के पार्टनर को दिखाकर पैसे ले लेगा.
सिंपल और सेफ। एकदम। तो ऑप्शंस देखते हैं। ए किंग का एडवाइजरी, ये फरमान होता था। बी अकाउंट्स की डायरी या बही होती थी। और डी फ्यूडल लॉर्ड का ऑर्डर या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो बचा सी। के लिए। ये एक प्रॉमिस टू पे था, तो ये डेफिनेशन परफेक्ट मैच करती है। राइट। एलिमिनेशन लॉजिक से भी देखें तो हुंडी वर्ड कमर्शियल साउंड करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं। इससे ऑप्शंस ए, बी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं। राइट। वर्सेस रॉन्ग, हुंडी फंडामेंटली एक फाइनेंशियल टूल था रेमिटेंस और क्रेडिट के लिए, जो अच्छा एग्जैक्टली वही है जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो सी, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज द करेक्ट आंसर। मेमोरी हैक, एच फॉर हुंडी, एच फॉर हवाला। बेसिक प्रिंसिपल वही है, वैल्यू ट्रांसफर करना बिना कैश मूव किए। हुंडी फॉर्मल हिस्टोरिकल बिल ऑफ एक्सचेंज है। इन शॉर्ट, हुंडी मेडिवल इंडिया का चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज था, जिससे ट्रेड आसान और सेफ हो गया था। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल्स पर। ये 2019 का सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. In the revenue administration of Delhi Sultanate, the in charge of revenue collection was known as Amil. Okay. 2. The Iqta system of Sultanates of Delhi was an ancient indigenous institution. And 3. The office of Mir Bakshi came into existence during the reign of Khalji Sultans of Delhi. Correct statements कौन सा है? Broad micro theme, administration under Delhi Sultanate. इसका कॉन्सेप्ट है कि ये आपकी स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स और इंस्टीट्यूशंस के ओरिजिन की नॉलेज टेस्ट कर रहा है। चलिए एक एक करके देखते हैं। इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल। ये करेक्ट है। आमिल एक की रेवेन्यू ऑफिशियल था लोकल लेवल पर। ठीक है। द इक्ता सिस्टम वाज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। ये इनकरेक्ट है। सोर्स कहता है इक्ता सिस्टम इंडिजिनस नहीं था, ये पर्शिया से आया था और इल्तुतमिश ने इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। ओह, तो ये इम्पोर्टेड था। हाँ, ये लैंड ग्रांट्स का सिस्टम था नोबल्स को सैलरी के बदले। पेरिफेरल नॉलेज, इक्ता के होल्डर को इक्तादार या मुक्ति कहते थे। ओके, और स्टेटमेंट 3 मीर बख्शी के बारे में। ये भी इनकरेक्ट है। मीर बख्शी मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड था, लेकिन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, दिल्ली सुल्तानेत में नहीं। सल्तनत में मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड को आरिजी ममालिक कहते थे। तो एलिमिनेशन लॉजिक से स्टेटमेंट 2 गलत है, इसलिए बी और डी आउट। स्टेटमेंट 3 भी गलत है, इसलिए सी आउट। बचा सिर्फ ए। कितना पावरफुल है एलिमिनेशन। राइट वर्सेस रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 2 गलत, स्टेटमेंट 3 गलत, तो करेक्ट आंसर है ए 1 ओनली। मेमोरी हैक इसका सिंपल है। ए फॉर अमिल, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू। एकता इज एन इम्पोर्टेड आइडिया और मीर बख्शी इज मुगल, खलजी नहीं। सिंपल कनेक्शंस। इन शॉर्ट, अमिल रेवेन्यू कलेक्टर था, इक्ता सिस्टम इंपोर्टेड था, मीर बख्शी मुगल ऑफिशियल था। सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। चलिए अब उन विदेशियों की बात करते हैं जो इंडिया की दौलत से फैसिनेट हो गए थे। क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स इलैबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं बर्नियर, टावर्नियर, थिवनॉट या करे। ब्रॉड माइक्रो थीम, फॉरेन ट्रैवलर्स एंड देयर अकाउंट्स। ये क्वेश्चन एक स्पेसिफिक ट्रैवलर को उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से पहचानने को कह रहा है। ये उस तरह है जैसे आजकल के ट्रैवल ब्लॉगर्स में कोई फूड पर फोकस करता है, कोई एडवेंचर पर, आप उन्हें उनके नीचे से पहचानते हैं। बिल्कुल। तो ऑप्शंस देखते हैं। फ्रांसवा बर्नियर एक फिजिशियन था, मुगल पॉलिटिक्स पे लिखा उसने। डायमंड्स उसका फोकस नहीं थे। ओके। लेकिन जॉन बैप्टिस्ट टावर्नियर वो एक फ्रेंच जेम मर्चेंट और जूडर था। उसका प्रोफेशन ही डायमंड्स था। वो 6 बार इंडिया आया, वही है जिससे टावर्नियर ब्लू डायमंड, जो अब होप डायमंड है, वो मिला था। वाओ, तो आंसर यही होना चाहिए। हाँ, बाकी ट्रैवलर्स जैसे थेवेनॉट का फोकस ब्रॉडर था। तो एलिमिनेशन लॉजिक से भी एक जूलर ही डायमंड्स के बारे में सबसे इलैबोरेटली डिस्कस करेगा। राइट वर्सेस रॉन्ग। जबकि बाकी ट्रैवलर्स ने डायमंड्स मेंशन किए होंगे, जॉन बैप्टिस्ट टावर्नियर का प्रोफेशनल इंटरेस्ट उसे इसका एक्सपर्ट बनाता है। सो बी, जॉन बैप्टिस्ट टावर्नियर इज करेक्ट। ट्रेडर था। इन शॉर्ट, जॉन बैप्टिस्ट टावर्नियर, द फ्रेंच जेम मर्चेंट, ने इंडिया की डायमंड माइंस पर सबसे डिटेल में लिखा। फिर से टर्मिनोलॉजी, ये सवाल विलेज लेवल का है। Question. In medieval India, the designations Mahattara and Pattakila were used for किसके लिए? Military officers, village headmen, Vedic specialists या chiefs of craft guilds. Broad micro theme. Administrative terminology in early medieval India. ये local administrative terms हैं। तो options देखते हैं। Military officers के titles होते थे सेनापति, etc. Vedic specialists को पुरोहित कहते थे। Guilds chiefs को श्रेष्ठ छिन्न। तो बचा विलेज हेडमैन। करेक्ट। सोर्स कंफर्म करता है, महत्तरा मतलब गांव का बड़ा या हेडमैन, पत्ताखिला भी विलेज हेडमैन को रेफर करता है। एलिमिनेशन लॉजिक से भी महत्तारा द ग्रेटर वन और पत्तकिला जिसके पास पत्ता हो, ये वर्ड्स लोकल लैंड बेस्ड फील देते हैं, जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ इशारा करता है। राइट वर्सेस रॉन्ग, दोनों टर्म्स डायरेक्टली विलेज हेडमैन के रोल से जुड़े हैं, तो बी, विलेज हेडमैन इज द करेक्ट आंसर। महतारा इक्वल्स टू महातारा, गांव का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, और पत्तकिला वो जिसके पास गांव का पत्ता या लैंड डीड हो। दोनों पॉइंट करते हैं विलेज हेडमैन की तरफ। इन शॉर्ट, महातारा और पत्ताकिला मिडीवल इंडिया में विलेज हेडमैन के डेजिग्नेशंस थे। एक सीधा सा लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल डेक्कन की एक मेजर पावर पर। क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द राष्ट्रकूटा एम्पायर? अमोघ वर्षा 1, दंती दुर्गा, ध्रुवा या कृष्णा 1। ब्रॉड माइक्रो थीम, डायनास्टिक फाउंडर्स।
ये एक डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, फाउंडर्स का नाम जानना नॉन निगोशिएबल है। तो इसका जवाब ऑप्शंस देखिए, अमोघवर्षा, ध्रुव, कृष्णवन, ये सब महान राष्ट्रकूटा रूलर थे, पर फाउंडर नहीं। सोर्स साफ कहता है, दंती दुर्गा लेड द फाउंडेशन ऑफ द राष्ट्रकूटा एम्पायर। उसने अपने चालुक्यन ओवरलॉर्ड्स को 753 सीई में हराया था। तो ये प्योर नॉलेज बेस्ड है। हाँ। पेरिफेरल नॉलेज, कृष्णवन जो दंती दुर्गा का सक्सेसर था, उसने एलोरा का मैग्निफिसेंट कैलाशा टेम्पल बनवाया था। राइट वर्सेस रॉन्ग, फाउंडर दंती दुर्गा था, बाकी सब उसके फेमस सक्सेसर्स थे। सो बी, दंती दुर्गा इज करेक्ट। सोचिए, दंती जैसे दांत। उसने अपने दांत से चालुक्य एम्पायर का एक हिस्सा काट लिया और अपना एम्पायर बनाया। दंती दुर्गा द फाउंडर। इन शॉर्ट, राष्ट्रकूटा एम्पायर दंती दुर्गा ने फाउंड किया था। सिंपल फैक्ट। वापस चलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के पास। एक असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक issued a new gold coin which was called dinar by Ibn Battuta. Reason R, Muhammad bin Tughlaq wanted to issue token currency in gold coins to promote trade. Broad micro theme, economic policies of Delhi Sultanate. इसमें आपको चेक करना है कि A और R दोनों ट्रू हैं और फिर क्या R A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले असर्शन ए, क्या ये ट्रू है? हाँ, असर्शन ए ट्रू है। इब्न बतूता उसके गोल्ड दिनार के बारे में मेंशन करता है। अब आते हैं रीजन आर पर। मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन्स। ये अजीब लग रहा है। ये फॉल्स है, यही ट्रिक है। उसने टोकन करेंसी इशू की थी, पर वो सस्ते मेटल्स जैसे ब्रॉन्ज और कॉपर की थी, जिनकी वैल्यू सिल्वर कॉइन्स के बराबर मानी गई थी। टोकन करेंसी का पॉइंट ही यही है कि सस्ता मटेरियल यूज करके हाई वैल्यू रिप्रेजेंट की जाए। और उसने ऐसा किया क्यों था? दुनिया भर में सिल्वर की शॉर्टेज थी। तो ए ट्रू है बट आर फॉल्स। राइट। जब ए ट्रू और आर फॉल्स हो तो एक ही ऑप्शन होता है। करेक्ट। राइट वर्सेस रॉन्ग। A is true. He did issue a gold dinar. R is false. His token currency was in bronze copper, not gold. Therefore, the correct option is C. A is true, but R is false. एमबीटी के दो अलग मनी एक्सपेरिमेंट्स याद रखिए। 1, असली गोल्ड दीनार, जो ठीक था। 2, टोकन करेंसी सस्ते ब्रॉन्ज कॉपर की, जो फेल हुई। क्वेश्चन ने दोनों को मिक्स कर दिया। लोधी डायनेस्टी पर क्वेश्चन, which one of the following is the correct chronological order of the Afghan rulers to the throne of Delhi? 3 नाम है, सिकंदर, इब्राहिम और बहलोल। ब्रॉड माइक्रो थीम, दिल्ली सल्तनत, लोधी डायनेस्टी। ये सक्सेशन का सीधा सवाल है। तो सही ऑर्डर क्या है? देखिए, लोधी डायनेस्टी का फाउंडर था बहलोल खान लोधी, 1451 1489, तो वो सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शंस ए और बी आउट। बिल्कुल। उसके बाद आया उसका बेटा सिकंदर लोधी, 1489 to 1517, जिसने आगरा शहर बसाया। और आखिर में आया सिकंदर का बेटा इब्राहिम लोधी, 1517 to 1526, जो बाबर से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हारा। तो ऑर्डर है बहलोल, फिर सिकंदर, फिर इब्राहिम। राइट वर्सेस रॉन्ग? करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेमोरी हैक इसका सिंपल है, बस एक्रोनिम BSI याद रखिए। बी सक्सेसफुल इंडीड, बी फॉर बहलोल, एस फॉर सिकंदर, आई फॉर इब्राहिम। इन शॉर्ट, लोधी डायनेस्टी का ऑर्डर, फाउंडर बहलोल, आगरा बनाने वाला बेटा सिकंदर और आखिरी वाला इब्राहिम। लोधी के आखिरी रूलर से तुगलक के आखिरी रूलर पर आते हैं। क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, शाह सेकंड, नसीरुद्दीन महमूद या नुसरत शाह? ब्रॉड माइक्रो थीम, दिल्ली सल्तनत, तुगलक डायनेस्टी। लास्ट रूलर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो डिक्लाइन का सिंबल होता है। तो कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक तो एक इंपॉर्टेंट रूलर था, लास्ट नहीं। सही जवाब है सी, नसीरुद्दीन महमूद शाह। सोर्स साफ साफ कहता है वो तुगलक डायनेस्टी का आखिरी रूलर था। उसी के टाइम तिमूर ने 1398 में दिल्ली पर अटैक किया, जिसने सल्तनत की कमर तोड़ दी। एक फेमस कहावत भी उसके बारे में। हाँ बिल्कुल, सुल्तनते शाह आलम आज दिल्ली ता पालम, यानी दुनिया के बादशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक है। ये दिखाता है कि उसका कंट्रोल कितना कम हो गया था। तो आंसर सी है। राइट वर्सेस रॉन्ग? करेक्ट आंसर है सी, नसीरुद्दीन महमूद। याद रखिए, तिमूर का इन्वेजन एक नाइटमेयर था। एन फॉर नाइटमेयर, एन फॉर नसीरुद्दीन, उसी के टाइम ये नाइटमेयर हुआ। इन शॉर्ट, तुगलक डायनेस्टी का आखिरी रूलर नासिरुद्दीन महमूद शाह था, जिसके रेन में तैमूर का डेविस्टेटिंग इन्वेजन हुआ। एक और सवाल रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पर। क्वेश्चन, सुप्रीम रूरल ऑफिशियल्स ऑफ लैंड रेवेन्यू इन सल्तनत पीरियड वर ए चौधरी, मुकद्दम, पटवारी, बी रावत, राणा, मालिक, सी कौर, प्रधान, अमीन या डी देशमुख, देसाई, कुलकर्णी? ब्रॉड माइक्रो थीम, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इन दिल्ली सल्तनत। ये रूरल ऑफिशियल्स की हायरार्की पूछ रहा है। तो कौन थे वो? ऑप्शंस देखिए। बी रावत, राणा, मालिक, ये टाइटल्स चीफटेन्स या नोबिलिटी के हैं। डी देशमुख, देसाई, कुलकर्णी, ये मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं। तो बचा ए। करेक्ट। ऑप्शन ए चौधरी, मुकद्दम, पटवारी। सोर्स कहता है चौधरी परगाना का हेड होता था, मुकद्दम गांव का हेडमैन और पटवारी विलेज अकाउंटेंट था।
ये तीनों लोकल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की कोर टीम थे। तो ये टीम ही सुप्रीम रूरल ऑफिशियल्स थे। बिल्कुल, राइट वर्सेस रॉन्ग, इसलिए ए इज द करेक्ट चॉइस। मेमोरी हैक, इसे एक विलेज टीम की तरह सोचिए। कैप्टन है चौधरी, वाइस कैप्टन है मुकद्दम, और स्कोरर जो सारे रिकॉर्ड्स रखता है वो है पटवारी, सीएमपी टीम। इन शॉर्ट, चौधरी, मुकद्दम और पटवारी सल्तनत पीरियड के की सुप्रीम रूरल ऑफिशियल्स फॉर लैंड रेवेन्यू थे। चलिए अब साउथ चलते हैं, माइटी चोला एम्पायर के पास। क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. The Cholas defeated Pandya and Chera rulers and established their domination. 2. The Cholas sent an expedition to Southeast Asia and conquered some of the areas. कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ब्रॉड माइक्रो थीम, द चोला एम्पायर। ये क्वेश्चन चोला पावर की हद टेस्ट कर रहा है, इंडिया में भी और ओवरसीज भी। तो कितने पावरफुल थे वो? स्टेटमेंट 1 कि उन्होंने पांड्या और चिराज को हराया, ये बिल्कुल करेक्ट है। राजा आये और राजेंद्र आये जैसे रूलर्स ने ये एक्सपेंशन किया। और स्टेटमेंट 2, साउथ ईस्ट एशिया वाला? ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये चोलास की सबसे रिमार्केबल अचीवमेंट्स में से एक है। राजेंद्र चोला आये ने श्रीविजय एम्पायर के खिलाफ एक मैसिव नेवल एक्सपीडिशन लॉन्च की थी और मॉडर्न डे मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे कुछ एरियाज जीते थे। वाओ, उनकी नेवल पावर तो कमाल की थी। लेजेंडरी थी। इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कोई डाउट नहीं। राइट वर्सेस रॉन्ग, दोनों स्टेटमेंट्स हिस्टोरिकली एक्यूरेट हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है सी, बोथ 1 and 2। मेमोरी हैक, चोलास को चैंपियंस ऑफ द साउथ की तरह याद रखिए। चैंपियंस ऑन लैंड, पांड्यास चेरास को हराया, एंड चैंपियंस ऑन द सी, साउथ ईस्ट एशिया एक्सपीडिशन। इन शॉर्ट, चोलास इंडियन पेनिनसुला और इंडियन ओशन दोनों में डोमिनेंट थे, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एक सवाल एक सुल्तान की अजीब मौत के बारे में। क्वेश्चन, हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई? क्या उसे किसी नोबल ने मार दिया, या वो बैटल में मारा गया, या कलिंजर की सीज में, या फिर घोड़े से गिरकर? ब्रॉड माइक्रो थीम, दिल्ली सल्तनत, ममलूक डायनेस्टी। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के फाउंडर की मौत पर। तो क्या हुआ था उसके साथ? सोर्स बिल्कुल क्लियर है इस पर। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक met his end due to a fall from his horse while participating in a game of चौगान, जो पोलो जैसा गेम है, at लाहौर in 1210। तो वो पोलो खेलते हुए मारा गया? हाँ, बाकी ऑप्शंस ट्रैप्स हैं, जैसे कलिंजर की सीज में शेरशाह सूरी की मौत हुई थी, ऐबक की नहीं। गॉट इट। राइट वर्सेस रॉन्ग, हिस्टोरिकल अकाउंट्स क्लियर हैं कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई। सो दी इज द करेक्ट आंसर। मेमोरी हैक इसका, ऐबक ऑन द बैक ऑफ अ हॉर्स, वो घोड़े की बैक पर था, पोलो खेला, अपनी बैक पर गिरा और मर गया। ऐबक बैक हॉर्स। इन शॉर्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान घोड़े से गिरकर मर गया, पोलो या चौगान खेलते हुए, संभाल के। ये एक नॉट करेक्ट क्वेश्चन है, हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? ओके। A. The statue of Gomiteshwara at Sravana Belgola represents the last Tirthankara of Jains. B. India's largest Buddhist monastery is in Arunachal Pradesh. C. The Khajuraho temples were built under Chandela kings. D. The Hoysaleshwara temple is dedicated to Shiva. Broad micro theme. Mixed medieval facts. चलिए झूठ पकड़ते हैं। ऑप्शन ए देखिए, स्टैचू ऑफ गोमितेश्वरा represents the last Tirthankara. ये सही है। नहीं, यही नोट करेक्ट है। सोर्स कहता है कि गोमतेश्वरा का स्टैचू बाहुबली का है, जो फर्स्ट तीर्थंकारा ऋषभानाथा के बेटे थे। लास्ट तीर्थंकारा तो महावीरा थे, तो हमें अपना आंसर मिल गया। पहली ही बॉल पर विकेट। बिल्कुल। बाकी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। बी, इंडिया की लार्जेस्ट मोनेस्ट्री तवंग अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही है। सी, खजुराहो टेम्पल्स चंदेलाज ने बनवाए, ये भी सही है। और डी, होयसालेश्वरा टेम्पल शिवा को डेडिकेटेड है, ये भी सही है। तो एलिमिनेशन लॉजिक की जरूरत ही नहीं पड़ी। राइट वर्सेस रॉन्ग, स्टेटमेंट्स बी, सी और डी सब फैक्चुअली करेक्ट हैं। स्टेटमेंट ए गलत है, इसलिए आंसर है ए। याद रखिए, गोमतेश्वरा इज बाहुबली। बाहुबली मूवी सोचिए, वो एक प्रिंस था, बेटा था, आखिरी एनलाइटेंड वन नहीं। स्टैचू एक प्रिंस का है, फर्स्ट तीर्थंकारा के बेटे का। इन शॉर्ट, श्रावणा बेलागोला का स्टैचू बाहुबली का है, लास्ट तीर्थंकारा का नहीं, इसलिए स्टेटमेंट ए गलत है। और अब आखिरी सवाल के लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू मीडिवल इंडियन रूलर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ठीक है। ए. Alauddin Khalji first set up a separate Aris department. B. Balban introduced the branding system of horses. C. Muhammad bin Tughlaq was succeeded by his uncle. D. Firoz Tughlaq set up a separate department of slaves. Broad micro theme, policies of Delhi sultans. यहाँ अलग-अलग सुल्तान की पॉलिसीज मिक्स कर दी हैं, हमें सही जोड़ी ढूंढनी है। चलिए सच की तलाश करते हैं। ऑप्शन ए गलत है। मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज बलबन ने शुरू किया था, अलाउद्दीन ने नहीं। ओके। ऑप्शन बी भी गलत है। दाख यानी हॉर्स ब्रांडिंग सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था, बलबन ने नहीं। यहाँ दोनों के काम आपस में बदल दिए हैं, क्लासिक ट्रैप। और सी, एमबीटी के सक्सेसर के बारे में? वो भी गलत है। एमबीटी को उसके अंकल ने नहीं, उसके कजन फिरोज शाह तुगलक ने सक्सीड किया था। तो बचा सिर्फ डी। और डी बिल्कुल करेक्ट है। सोर्स कंफर्म करता है कि फिरोज शाह तुगलक ने स्लेव्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट दीवानी बंदागान बनवाया था,
उसके पास बहुत सारे स्लेव्स थे। तो हमें हमारा करेक्ट स्टेटमेंट मिल गया। राइट वर्सेस रॉन्ग। स्टेटमेंट्स ए, बी और सी गलत हैं, सिर्फ डी सही है, इसलिए आंसर डी है। फिरोज फ्री जैसा साउंड करता है, पर आयरॉनिकली वो हजारों स्लेव्स का मास्टर था, इतना कि उससे उनके लिए एक डिपार्टमेंट चाहिए था। लिंक फिरोज टू दीवानी बंदागान। इन शॉर्ट, बलबन ने मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया, अलाउद्दीन ने हॉर्स ब्रांडिंग शुरू की, एमबीटी को उसके कजन ने सक्सीड किया और फिरोज ने स्लेव्स का डिपार्टमेंट बनाया। सिर्फ आखिरी स्टेटमेंट सही है। फ्यू, ये तो एक मैराथन सेशन था। क्या जबरदस्त जर्नी थी मिडीवल्स इंडिया की। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं सारे की कॉन्सेप्ट्स का। बिल्कुल, कोर आइडियाज को समराइज करते हैं। ब्रॉड माइक्रो थीम था अर्ली मेडिवल एंड दिल्ली सल्तनत। राइट। सबसे पहले डायनास्टिक टाइमलाइंस बहुत क्रूशियल हैं। यूपीएससी एग्जैक्ट टाइमिंग पर सवाल पूछता है। होयसालास, ककातिया सब लेटर पीरियड के हैं। और मंगोल्स के अगेंस्ट सुल्तान्स का रिस्पॉन्स। हाँ, इल्तुतमिश ने डिप्लोमेसी यूज की, अलाउद्दीन ने डिफेंड किया और मोहम्मद तुगलक एग्रेसिव था। हर सुल्तान का रिस्पॉन्स अलग था। टर्मिनोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत। कुल्हा दारान, सैयद्स, हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज, महातरा, विलेज हेडमैन, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाते हैं, इनको इग्नोर नहीं कर सकते। फाउंडर्स और किंग्स तो नॉन नेगोशिएबल है। बिल्कुल। ननुका ने चंडेला डायनेस्टी फाउंड की, दंती दुर्गा ने राष्ट्रकूटा, इकोनॉमिक पॉलिसीज में अलाउद्दीन का दाग सिस्टम, एमबीटी की टोकन करेंसी और फिरोज तुगलक का दीवाने बंदगान याद रखना है। और चोलाज, उनकी नेवल पावर लेजेंडरी थी। एकदम। और आखिर में की इवेंट्स, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत पोलो खेलते हुए हुई और तिमूर का इन्वेजन नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के टाइम हुआ। वाओ, एकदम परफेक्ट समरी। ऐसा लग रहा है जैसे हमने आज कितने सारे डॉट्स कनेक्ट कर दिए। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, एक क्वेश्चन का पेरिफेरल नॉलेज दूसरे क्वेश्चन में हेल्प करता है। यही है इंटीग्रेटेड स्टडी की ब्यूटी। यस, और ये हमें एक आखिरी विचार पर लाता है आपके लिए। हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की, एक विजनरी आइडिया जो फेल हो गया, क्योंकि उस समय नकली सिक्के बनाने से रोकने की टेक्नोलॉजी नहीं थी और लोगों का ट्रस्ट नहीं था। तो आपके लिए सोचने वाला सवाल यह है, अगर कोई लीडर एक ऐसी पॉलिसी लाता है जो थियरी में ब्रिलियंट है पर अपने समय की सोशल या टेक्नोलॉजिकल रियलिटीज की वजह से बुरी तरह से फेल हो जाती है, तो क्या इतिहास को उस लीडर को एक बेवकूफ समझना चाहिए या अपने समय से आगे का एक विजनरी? इसके बारे में सोचिए। क्या सक्सेस ही एक अच्छे आइडिया का इकलौता मापदंड है? एक बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल है, इसके बारे में सोचना जरूर। इसी के साथ इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। हम जल्द ही लौटेंगे एक और टॉपिक का पोस्टमार्टम करने। तब तक कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग। सोचिए, एक हिस्टोरियन एक सल्तनत के दिल में बैठा है और इज राइटिंग दैट दिस एंटायर एम्पायर इज नॉट ट्रूली इस्लामिक। व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम यार? व्हाट वाज गोइंग ऑन? हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम दिल्ली सल्तनत और मेडिवल इंडिया के कुछ सबसे ट्रिकी, सबसे मजेदार सवालों की गहराई में उतरने वाले हैं। ये वो सवाल हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। एंड हे, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आपके लिए सुपर सिंपल बनाते रहें, तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक ठोको और बेल आइकन को ऑन कर लो। आपका सपोर्ट ही हमारी एनर्जी है। एग्जैक्टली। आज की हमारी पड़ताल में हम देखेंगे कि एक हिस्टोरियन बरानी सल्तनत को ट्रूली इस्लामिक क्यों नहीं मानता था। हम चोला किंग्स की श्रीलंका विजय को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स जैसे फवाजिल और मणिग्रामम का मतलब क्या था। फिर हम बहलूल लोधी के मैप बेस्ड सवाल को क्रैक करेंगे और फेमस पर्शियन फेस्टिवल नवरोज की भारत में शुरुआत किसने की, ये भी जानेंगे। इसके अलावा हम कालिदासा, नटराजा और इब्न बतूता से जुड़े सवालों को भी डिकोड करेंगे। बेसिकली अ कंप्लीट मिडीवियल हिस्ट्री वर्कआउट। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल यूपीएससी प्री 2002 से। Question. The historian Barani did not consider the state in India under Delhi Sultans as truly Islamic because A. The majority of the population did not follow Islam. B. The Muslim theologians were often disregarded. C. The Sultan supplemented the Muslim law by framing his regulations. D. The religious freedom was accorded to non-Muslims. Broad micro theme, medieval historiography and state ideology. Okay, let's unpack this. यह सवाल जियाउद्दीन बरानी की सोच पर है। वो एक कट्टर हिस्टोरियन था जो मानता था कि एक आइडियल इस्लामिक स्टेट को शारिया लॉ को सख्ती से लागू करना चाहिए। लेकिन दिल्ली सुल्तान्स को भारत जैसे विशाल और डाइवर्स देश पे राज करना था, तो प्रैक्टिकलिटी आइडियोलॉजी से ज्यादा जरूरी थी ना? बिल्कुल। सोचो, एक कंपनी का सीईओ है जिसके पास एक आइडियल रूल बुक है, लेकिन उसे मार्केट में टिके रहने के लिए लोकल कंडीशंस और कस्टमर डिमांड्स के हिसाब से रूल्स को एडजस्ट करना पड़ता है। सुल्तान्स भी वही कर रहे थे। परफेक्ट एनालॉजी। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन स्टेम चेक। कीवर्ड है बरानी डिड नॉट कंसिडर ट्रूली इस्लामिक बिकॉज हमें बरानी का प्राइमरी रीजन ढूंढना है। ओके, तो ऑप्शन ए, द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिड नॉट फॉलो इस्लाम। ये तो बिल्कुल सही है। बरानी के लिए ये सबसे बड़ा फैक्टर था। हाँ, जब देश की मेजॉरिटी आबादी ही नॉन मुस्लिम हो तो वो स्टेट उसकी नजर में फंडामेंटली इस्लामिक कैसे हो सकता है? दिस वाज द ग्राउंड रियलिटी दैट सुल्तान्स कुडंट इग्नोर। राइट। अब ऑप्शन बी, द मुस्लिम थियोलॉजियंस वर ऑफन डिसरिगार्डेड। ये बात भी कुछ हद तक सही है। अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तान्स ने उलेमा यानी थियोलॉजियंस को स्टेट पॉलिसी से दूर रखा। हाँ, पर ये यूनिवर्सल रूल नहीं था और बरानी के लिए प्राइमरी रीजन भी नहीं था। पेरिफेरल नॉलेज ये है कि उलेमा का इन्फ्लुएंस फिरोज शाह तुगलक जैसे रूलर्स के समय बढ़ा था, तो ये सिचुएशन सुल्तान टू सुल्तान बदलती थी। गॉट इट।
फिर है ऑप्शन सी, द सुल्तान सप्लीमेंटेड द मुस्लिम लॉ बाय फ्रेमिंग हिज रेगुलेशंस। ये भी सच है, सुल्तान्स ने जवाबित यानी स्टेट लॉज बनाए थे। यस, पर ये एक प्रैक्टिकल नेसेसिटी थी टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट द को आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम फॉर बरानी। तो ऑप्शन डी, द रिलीजियस फ्रीडम वाज अकॉर्डेड टू नॉन मुस्लिम्स। ये तो ऑप्शन ए का ही एक रिजल्ट है, क्योंकि मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम थी, उन्हें रिलीजियस फ्रीडम देना एक पॉलिटिकल नेसेसिटी थी। एग्जैक्टली। तो एक कॉज है और डीए के फैक्ट है। तो मेमोरी हैक के लिए याद रखो, बरानीज बिग प्रॉब्लम क्या थी? इंडिया की मैसिव नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन। सिंपल। बिल्कुल। इन शॉर्ट, बरानी के लिए भारत का डेमोग्राफिक कैरेक्टर ही सल्तनत के ट्रूली इस्लामिक न होने का सबसे बड़ा कारण था। सो ऑप्शन ए इज द डायरेक्ट हिट। नेक्स्ट अप, यूपीएससी प्री 2001 का सवाल। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द चोला किंग्स कॉन्कर्ड सेलोन? ए आदित्य वन, बी राजा राजा वन, सी राजेंद्र, डी विजयालया। ब्रॉड माइक्रो थीम, चोला एम्पायर्स एक्सपेंशन। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि चोलाज साउथ इंडिया की एक फॉर्मिडेबल नेवल पावर थे। सीलोन यानी आज का श्रीलंका उनके लिए स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल दोनों तरह से इंपॉर्टेंट था। चलिए ऑप्शंस एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए, आदित्य वन। ये अर्ली चोला रूलर थे जिन्होंने पल्लवास को हराकर चोला पावर को कंसोलिडेट किया था, लेकिन सेलोन कॉन्क्वेस्ट इनके टाइम पर नहीं हुआ। करेक्ट। फिर है ऑप्शन बी, राजा राजा वन। इन्होंने चोला नेवल पावर की नींव रखी। इन्होंने नॉर्दर्न सीलोन को कॉन्कर किया था। ये एक मेजर अचीवमेंट थी। और ऑप्शन सी, राजेंद्र आए। ये राजा राजा वन के बेटे थे एंड ही वेंट अ स्टेप फर्दर। इन्होंने पूरे सेलोन को जीत लिया था। हाँ, तो सवाल पूछ रहा है, कॉन्कर्ड सेलोन राजेंद्र आय ने कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट किया था, जबकि राजा राजा वन ने नॉर्दर्न पार्ट। सोर्स के हिसाब से राजा राजा वन ने नॉर्दर्न हाफ कॉन्कर किया और राजेंद्र आय ने पूरे आइलैंड को एनेक्स किया। तो टेक्निकली दोनों ने किया, पर कंप्लीट तो राजेंद्र आय ने किया। राइट। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी राजेंद्र। और ऑप्शन डी, विजयालया, ये तो चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे। हिज फोकस वाज मेनलैंड इंडिया। तो एलिमिनेशन लॉजिक से विजयालया फाउंडर है, सो आउट। आदित्य आय कंसोलिडेटर है, सो आउट। फाइट है राजा राजा वन और राजेंद्र आय के बीच। बिल्कुल। राजा राजा वन ने शुरुआत की, राजेंद्र आय ने फिनिश किया। द क्वेश्चन इज कॉन्कर्ड। द सोर्स solution points to C, Rajendra, indicating the completion of the conquest is what's being asked. इसके लिए मेमोरी हैक बनाते हैं। राजा ने स्टार्ट किया, राजेंद्र ने एंड किया। राजेंद्र इज द एंड ऑफ सेलोन्स इंडिपेंडेंस फॉर दैट पीरियड। परफेक्ट। मिनी रिकैप ये है कि राजा राजा वन ने नॉर्दर्न पार्ट जीता, बट राजेंद्र वन ने पूरा सीलोन एनेक्स किया, सो ही इज द वन हु कॉन्कर्ड इट कंप्लीटली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अब थोड़ा मैचिंग करते हैं। यूपीएससी प्री 2001 का सवाल। क्वेश्चन, which of the following pairs is correctly matched? A, दीवाने बंदानी तुगलक, B, दीवाने मुस्ताखराज बलबान, C, दीवाने कोही अलाउद्दीन खलजी, D, दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक। ब्रॉड माइक्रो थीम, दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन। इसका कॉन्सेप्ट है कि दिल्ली सुल्तान्स ने एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए थे, जिन्हें दीवान कहते थे। ये सवाल उन्हीं डिपार्टमेंट्स और उन्हें बनाने वाले सुल्तान्स के बारे में है। लेट्स सी। पेयर, दीवाने बंदागानी तुगलक। दीवाने बंदागानी डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स था। इसे फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। सो तुगलक इज करेक्ट। दिस पेयर इज करेक्टली मैच्ड। बिल्कुल। अब पेयर बी, दीवाने मुस्तखराज बलबन। दीवाने मुस्तखराज अरियर्स यानी बकाया टैक्स कलेक्ट करने का डिपार्टमेंट था। इसे अलाउद्दीन खलजी ने बनाया था, बलबन ने नहीं। So this is incorrect. Right. Balban is known for strengthening the central machinery and the spy system, not this department. Correct. अब पेयर सी, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने कोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था टू इम्प्रूव कल्टिवेशन। अलाउद्दीन खिलजी इज नोन फॉर मार्केट रिफॉर्म्स, सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, और लास्ट पेयर डी, दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक। दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट था। इसे खियासुद्दीन बलबन ने एस्टैब्लिश किया था टू ऑर्गेनाइज द आर्मी, सो ये भी इनकरेक्ट है। सही। दिस डिपार्टमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बलबन टू काउंटर मंगोल थ्रेट्स। इसके लिए मेमोरी हैक बनाते हैं। हाँ जरूर। बंदिलानी स्लेव्स, फिरोज तुगलक लव टू हैव मेनी स्लेव्स। मुस्तखरज अरियर्स, अलाउद्दीन वाज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट टैक्स कलेक्शन। कोही एग्रीकल्चर, मोहम्मद तुगलक्स एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट्स। और अर्ज मिलिट्री, बलबन नीडेड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। अर्ज। ब्रिलियंट। तो मिनी रिकैप ये है कि सिर्फ पहला पेयर दीवाने बंदगानी एंड तुगलक, स्पेसिफिकली फिरोज शाह, सही है। ऑप्शन ए इज आवर आंसर। अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। यूपीएससी प्री 2001 का क्वेश्चन है। Question. Consider the following events. 1. Reign of Krishnadeva of Vijayanagara. 2. Construction of Qutub Minar. 3. Arrival of Portuguese in India. 4. Death of Firoz Tughlaq. The correct chronological sequence of these events is A. 2, 4, 3, 1. B. 2, 4, 1, 3. C. 4, 2, 1, 3. D. 4, 2, 3, 1. ब्रॉड माइक्रो थीम, क्रोनोलॉजी ऑफ मिडीवल इंडिया। ये पूरा डेटिंग का खेल है। आपको मेजर इवेंट्स की अप्रॉक्सीमेट टाइमलाइन पता होनी चाहिए। चलिए एनालाइज करते हैं। 1.
रेन ऑफ कृष्णदेवराया, ये थे 1509 टू 1529, विजयनगर एम्पायर के सबसे महान राजा। ठीक है। 2. कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने C1206 में की और इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट किया। सो रफली अर्ली 13th सेंचुरी। 3. अराइवल ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया, वास्को दा गामा कैलिकट पहुंचा था 1498 में। राइट। और 4. डेथ ऑफ फिरोज तुगलक। इनकी मृत्यु 1388 में हुई थी। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार C1206 ऑनवर्ड्स यानी इवेंट 2। उसके बाद डेथ ऑफ फिरोज तुगलक 1388 मतलब इवेंट 4। फिर अराइवल ऑफ पोर्चुगीज 1498 इवेंट 3। और सबसे लास्ट में रेन ऑफ कृष्णदेवराया 1509 टू 1529 यानी इवेंट 1। तो सीक्वेंस बना 2431। एलिमिनेशन लॉजिक से देखते हैं, सबसे पहले कुतुब मीनार बनेगा, तो ऑप्शन सी और डी आउट। हाँ, अब ए और बी में देखो, दोनों 2-4 से स्टार्ट होते हैं। लास्ट में फाइट है 3-1 और 1-3 में। पोर्चुगीज पहले आए 1498 या कृष्णदेवराय का राज पहले शुरू हुआ 1509। ऑब्वियसली पोर्चुगीज पहले आए, सो 3 मस्ट कम बिफोर 1, दैट गिव्स अस 2431। परफेक्ट। मेमोरी हैक के लिए, कुतुब ने मीनार बनाई, फिरोज चला गया, वास्को द गामा आया, फिर कृष्ण ने राज किया। ग्रेट। तो मिनी रिकैप, सीक्वेंस सिंपल है, दिल्ली सल्तनत, कुतुब मीनार, लेट सल्तनत, फिरोज की डेथ, यूरोपियन अराइवल, पोर्चुगीज, और फिर ग्लोरियस विजयनगरा, कृष्णदेवराया। ऑप्शन ए नेल्स इट। अब एक मैप बेस्ड पजल, यूपीएससी प्री 1999। Question: To which Lodi Sultan does the given map relate, and what town does the site marked A on the map represent? A. Bahlul Lodi, Jaunpur. B. Sikandar Lodi, Aligarh. C. Ibrahim Lodi, Jaunpur. D. Ibrahim Lodi, Aligarh. ब्रॉड माइक्रो थीम, रीजनल किंगडम्स एंड लोधी डायनेस्टी। ये सवाल लोधी डायनेस्टी के एक्सपेंशन और उनके राइवल्स शर्की डायनेस्टी ऑफ जौनपुर के साथ कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड है। मैप एक मिलिट्री कैंपेन का रूट दिखा रहा है। और सोर्स के हिसाब से द मैप शोज कॉन्क्वेस्ट ऑफ बहलोल लोधी। द टाउन मार्क्ड ए ऑन द मैप इज जौनपुर। बहलोल लोधी ने शाकी सुल्तानेट ऑफ जौनपुर को 1479 में हराकर एनेक्स कर लिया था। हाँ, ये लोधी डायनेस्टी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो ऑप्शन ए बहलोल लोधी जौनपुर परफेक्टली मैच करता है। बिल्कुल। ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, अलीगढ़। Sikandar Lodi was also a powerful ruler, but this specific campaign against Jaunpur is famously associated with his father, Behlol Lodi. Right. Or C and D, Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi was the last Lodi Sultan, busy fighting Rajputs and his own nobles, which eventually led to the Battle of Panipat. This historical map is not about him. सही। तो elimination logic ये है कि the key conflict of the Lodis was with the Sharkis of Jaunpur. The founder, Behlul Lodi, sealed the deal by annexing it. So, Behlul Lodi and Jaunpur is the most logical and historically famous pair. मैं इसका मेमोरी हैक है, बहलूल ने जौनपुर जीतकर लोदीस का जॉन लाइफ प्राइड बढ़ा दिया। बहुत अच्छा। मिनी रिकैप ये है, the map shows the famous campaign of Behlul Lodi leading to the annexation of Jaunpur. So option A is correct. Let's talk money. UPSC pre-1998 question. Fawazil in the Sultanate period meant A. Extra payment to the nobles. B. Revenue assigned in lieu of salary. C. Excess amount paid to the exchequer by the iqtadars. D. Illegal exactions extracted from the peasants. ब्रॉड माइक्रो थीम, सल्तनत रेवेन्यू सिस्टम। इसका कॉन्सेप्ट है इक्ता सिस्टम, जो सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन का बैकबोन था। इक्तादार्स यानी होल्डर्स ऑफ इक्ता को एक लैंड असाइनमेंट मिलता था जहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ओके, तो रेवेन्यू से उन्हें अपनी सैलरी और मिलिट्री एक्सपेंसेस मीट करने होते थे। हाँ, और इसके बाद जो सरप्लस रेवेन्यू बच जाता था वो उन्हें सेंट्रल ट्रेजरी यानी एक्सचेकर में जमा करना होता था। इसी सरप्लस को फवाजिल कहते थे। आई सी। तो ऑप्शंस देखते हैं। ए. एक्स्ट्रा पेमेंट टू द नोबल्स, गलत, ये नोबल्स को दिया नहीं, उनसे लिया जाता था। करेक्ट। बी. रेवेन्यू असाइन्ड इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये तो इक्ता का डेफिनेशन है, फवाजिल का नहीं। राइट। और सी. एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तादार्स। बिंगो, दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन, द सरप्लस आफ्टर ऑल डिडक्शंस। एग्जैक्टली। और डी. इलीगल एग्जैक्शंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेजेंट्स। इलीगल एग्जैक्शंस को अबवाब्स कहते थे, फवाजिल नहीं। इसमें कुछ पेरिफेरल नॉलेज। हाँ, the demand to send this fawazil was a way for the sultan to assert control over the iqtadars and prevent them from becoming too powerful. गियासुद्दीन तुगलक ने इस सिस्टम को रिफॉर्म किया था। तो इसका मेमोरी हैक होगा, फवाजिल साउंड्स लाइक फालतू और फजूल, एक्स्ट्रा, सो द एक्स्ट्रा मनी पेड बैक टू द सुल्तान। परफेक्ट। मिनी रिकैप, फवाजिल इक्वल सरप्लस रेवेन्यू, इक्तादार्स एक्सचेकर को पे करते थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग की। यूपीएससी प्री 1998 का सवाल। क्वेश्चन: The Sultan of Delhi, who is reputed to have built the biggest network of canals in India, was A. Iltutmish, B. Ghiyasuddin Tughlaq, C. Firoz Shah Tughlaq, D. Sikandar Lodi. Broad micro theme, public works in Delhi Sultanate.
कॉन्सेप्ट ये है कि कैनाल्स एग्रीकल्चर के लिए लाइफ ब्लड होती हैं। जिस सुल्तान ने इस पर सबसे ज्यादा काम किया उसने एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी को बूस्ट किया। Let's check the options. A. Iltutmish. He was busy consolidating the newly formed sultanate. तो उनका फोकस एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेबिलिटी पर था, नॉट लार्ज स्केल कैनल कंस्ट्रक्शन। सही। B. घियासुद्दीन तुगलक. He was the first sultan to take a keen interest in irrigation और कैनल कंस्ट्रक्शन। उसने शुरुआत की पर बिगेस्ट नेटवर्क नहीं बनाया। हाँ, और बिगेस्ट नेटवर्क बनाया सी फिरोज शाह तुगलक ने। He is known as the greatest canal builder of the Sultanate period. बिल्कुल. The source mentions he built 5 significant canals, including one 150 miles long from the Yamuna to Hisar. This was an unprecedented engineering feat for its time. और D. Sikandar Lodhi. He was known for founding the city of Agra and for his administrative reforms, but not for a massive canal network. Right. फिरोज शाह तुगलक ने इन कैनाल से इरिगेशन पर टैक्स भी लगाया था, जिसे हाके शर्ब कहते थे. This shows it was a well thought out economic policy. चलो इसका मेमोरी हैक है. Canals, फिरोज शाह is the flow Shah. He made the water flow. हाँ. Mini recap. जब भी biggest network of canals in the Sultanate period आए, the answer is always Firuz Shah Tughlaq. Option C is correct. चलो थोड़ा सल्तनत से पहले चलते हैं. Ancient India. UPSC Pre 1997 question. Which one of the following was a corporation of merchants in ancient India? A. Chaturvedi Mangalam. B. Parishad. C. Ashtadikgaja. D. Manigramam. Broad micro theme. एंशिएंट इंडियन इकोनॉमी एंड गिल्ड्स. कॉन्सेप्ट ये है कि एंशिएंट इंडिया में मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन के पावरफुल गिल्ड्स या कॉर्पोरेशंस होते थे जो ट्रेड को कंट्रोल करते थे. ऑप्शंस देखते हैं. ए. चतुर्वेदी मंगलम. ये ब्राह्मण्स को दिए गए टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स होते थे, नॉट अ मर्चेंट गिल्ड. सही. बी. परिषद. ये एक असेंबली या काउंसिल होती थी, ऑफन फॉर स्कॉलरली और एडवाइजरी पर्पसेस, नॉट अ ट्रेड बॉडी. राइट. अष्टादिग्गजा. ये कृष्ण देवराया ऑफ विजयनगर के कोर्ट के 8 ग्रेट तेलुगु पोएट्स थे. करेक्ट. तो बचा मनीग्रामम. दिस इज द करेक्ट आंसर. द सोर्स स्टेट्स मनीग्रामम वाज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मर्चेंट गिल्ड इन साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम द 6th to 13th century. दे वर एक्सट्रीमली पावरफुल, राइट? उनके अपने लॉज, कोर्ट्स और इवन मिलिशियाज होती थी. हाँ. पेरिफेरल नॉलेज में अय्या बोले एंड नाना देसी व अदर फेमस साउथ इंडियन मर्चेंट गिल्ड्स. इसका मेमोरी हैक है. मनी मींस मनी जेम्स. ग्रामम means village. So, village of money gems. A place for merchants. Manigramam. Excellent. Mini recap. Manigramam was a powerful corporation of merchants in South India. Option D is the right choice. Titles का बड़ा शौक था सुल्तान्स को. UPSC pre 1997 का सवाल. Question. After consolidating his power, Balban assumed the grand title of A. Tuti-e-Hind, B. Kaiser-e-Hind, C. Zil-e-Ilahi, D. Din-e-Ilahi. Broad micro theme. Symbols of sovereignty in Sultanate. इसका कॉन्सेप्ट है बलबन की थ्योरी ऑफ किंगशिप, जिसमें सुल्तान को डिवाइन स्टेटस दिया गया था. उसका टाइटल भी इसी आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता था. लेट्स चेक द ऑप्शंस. ए. तूती-ए-हिंद, पैरेट ऑफ इंडिया. ये टाइटल अमीर खुसरो के लिए यूज होता है. करेक्ट. बी. काइसर-ए-हिंद, एम्परर ऑफ इंडिया. ये टाइटल ब्रिटिशर्स ने यूज किया फॉर एग्जांपल फॉर क्वीन विक्टोरिया. राइट. सी. जिल-ए-इलाही, शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ. दिस इज द करेक्ट आंसर. ये टाइटल बलबन ने अडॉप्ट किया टू शो दैट ही वाज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ एंड हिज अथॉरिटी वाज डिवाइन एंड कुड नॉट बी चैलेंज्ड. हाँ, द सोर्स मेंशंस दिस टाइटल रिफ्लेक्ट्स हिज बिलीफ इन एब्सोल्यूट पावर. और डी. दीन-ए-इलाही. ये अकबर द्वारा शुरू किया गया एक सिंक्रेटिक फेथ था. सल्तनत पीरियड से इसका कोई लेना देना नहीं. बिल्कुल. इसका मेमोरी हैक है. बलबन वांटेड टू बी गॉड्स ज़ीलस शैडो, जिल-ए-इलाही. नाइस वन. मिनी रिकैप. बलबन ने अपनी पावर को डिवाइन अथॉरिटी देने के लिए जिल-ए-इलाही का टाइटल लिया. ऑप्शन सी इज करेक्ट. एक और मैच द फॉलोइंग, इस बार डायनेस्टीज और उनकी कैपिटल्स. यूपीएससी प्रीलिम्स 1997. Question. Match list 1 with list 2 and select the correct answer. List 1 Dynasty. A. Gupta. B. Chandela. C. Chalukya. D. Pallava. List 2 Capital. 1. Badami. 2. Panamalai. 3. Khajuraho. 4. Deogarh. Codes. A. 4312. B. 4231. C. 2314. D. 3412. ब्रॉड माइक्रो थीम. एंशिएंट डायनेस्टीज एंड देयर सेंटर्स. ये सवाल मेजर एंशिएंट डायनेस्टीज और उनके इंपॉर्टेंट सेंटर्स या कैपिटल्स के बारे में है. नोट, लिस्ट 2 में कैपिटल्स या इंपॉर्टेंट साइट्स का मिक्स है. चलिए मैच करते हैं. A. Gupta. Guptas are associated with many places, but the Dashavatara temple at Deogarh is a prime example of Gupta architecture. So, A matches with 4. Deogarh. करेक्ट. बिल्कुल. चंदेला. The Chandelas are famous for one thing above all, the magnificent temples at their capital, Khajuraho. So B matches with 3, Khajuraho. Okay. C. Chalukya. The Chalukyas had their capital at Badami or Vatapi. Their rock-cut caves in Badami are world famous. So C matches with 1, Badami. बिल्कुल. और D, Pallava.
The Pallavas were great temple builders. Panamalai in Tamil Nadu has famous Pallava era temples. So D matches with 2, Panamalai. तो कोड बना A4, B3, C1, D2। ये कॉम्बिनेशन है ऑप्शन ए में। एलिमिनेशन लॉजिक से भी हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि चंदेलाज इक्वल्स टू खजुराहो B3, तो आप ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर अगर आपको पता है चालुक्यज इक्वल्स टू बादामी C1, तो ऑप्शन बी भी आउट हो जाता है, सिर्फ ए बचता है। इसका मेमोरी हैक बनाते हैं। गुप्ता देव है, चंदेला खजुराहो में, चालुक्य बादामी है, पल्लवा पना खाता है। जस्ट अ सिली वे टू रिमेंबर। हाँ, मी रिकैप। द करेक्ट मैचेस आर गुप्ता द्योगर, चंदेला खजुराहो, चालुक्य बादामी एंड पल्लवा पनामलाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब थोड़ा स्कॉलर्स की दुनिया में। यूपीएससी प्री 1995 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फेमस ज्यूरिस्ट ऑफ मिडीवल इंडिया? ए विज्ञानेश्वरा, बी हेमाद्री, सी राजशेखरा, डी जिमुतवाहन। ब्रॉड माइक्रो थीम, मिडीवल स्कॉलर्स एंड थिंकर्स। कॉन्सेप्ट ये है कि ज्यूरिस्ट्स वो स्कॉलर्स होते हैं जो लॉ पर लिखते हैं। मिडीवल इंडिया में हिंदू लॉ पर 2 मेजर स्कूल्स थे, मिताक्षरा एंड दयाभागा। ये सवाल उन्हीं से जुड़ा है। Let's analyze the scholars. Option A, Vijnaneshwara. He was a very famous jurist from the 12th century. उन्होंने मिताक्षरा लिखी, which is a key commentary on Hindu law of inheritance. So he was a jurist. Right. Option B, Hemadri. He was a polymath and a prime minister in the Yadava dynasty. उन्होंने धर्मशास्त्र पर भी काम किया, so he is considered a jurist. Option C, Rajashekhara. He was a Maharashtrian Sanskrit poet, dramatist and critic. उनकी famous work है काव्य मीमांसा. He was a literary figure, not a jurist. This is likely our answer. सही। और ऑप्शन डी, जीमुतवाहना. He was another great jurist, likely from the 12th century. उन्होंने दयाभागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ लिखा, जो बंगाल और असम में फॉलो होता है. So he was a jurist. तो elimination logic से विजनेश्वरा, मिताक्षरा and जिमुतवाहना, दयाभागा are the 2 pillars of Hindu medieval law. उनको eliminate कर दो. Fight is between Hemadri and Rajashekhara. और राजशेखरा is famous for poetry and drama, making him the odd one out. इसका मेमोरी हैक है, राजाशेखर लिखते थे काव्य, पोएट्री, कानून नहीं। Perfect. Mini recap. Vijneshwara, Hemadri and Jimutvahana were all connected to law, dharma, ashastra, while Rajashekhara was a poet and dramatist. So option C is the one who was not a jurist. एक और मैप, this one from UPSC pre 1995. Question, consider the map given below. The route indicated on the map was followed during the course of his military exploits by A. Chandragupta II, B. Harshavardhana, C. Rajendra Chola, D. Malik Kafur. Broad micro theme. Sultanate military campaigns. इसका concept है कि the map shows a route from Delhi southwards, deep into the Deccan and further south. This signifies a major north to south military campaign. The route shown is a classic invasion route from the Delhi Sultanate into southern India, reaching as far as the southern tip. हाँ, अब options देखते हैं. A. Chandragupta II, Gupta Emperor. His influence was primarily in north and central India. He didn't lead such a deep southern campaign. Right. B. Harshavardhana. His empire was also North India based. He was famously stopped at the Narmada River by Chalukya king Pulkeshin II, so he never went this far south. Correct. Rajendra Chola. He was a southern king. His famous campaign was northwards, up to the Ganga River, Gangekonda. The map shows the opposite direction. तो बचा Malik Kafur. This is the correct answer. He was the general of Alauddin Khalji. Between 1307 and 1311, he led a series of brilliant and devastating campaigns deep into the south. हाँ, subjugating the Yadavas of Devagiri, Kakatiyas of Warangal, Hoysalas of Dwarasamudra, and Pandyas of Madurai. The route on the map perfectly matches his campaigns. इसका memory hack. North से south का लंबा route, it has to be Malik Kafur's tour for Alauddin Khalji. Good one. Mini recap. The north to south military expedition route shown on the map represents Malik Kafur's famous Deccan and southern campaigns. Option D is correct. Time for some art and culture. UPSC pre-1995. Question. Bronze icons of Nataraja, cast during the Chola period, invariably show the deity with A. 8 hands, B. 6 hands, C. 4 hands, D. 2 hands. Broad micro theme, Chola art and iconography. The Chola bronze sculptures, especially of Nataraja, Shiva as the lord of dance, are considered masterpieces of world art. Their iconography is very specific and symbolic. A classic Nataraja icon में शिवा cosmic dance of destruction and creation perform कर रहे हैं. हाँ, the source explains the symbolism. The deity has 4 hands. Okay, तो उनका meaning क्या है? The upper right hand holds a damaru, drum, symbolizing creation. The upper left hand holds Agni, fire, symbolizing destruction. The lower right hand is in Abhaya Mudra, gesture of protection.
और the lower left hand points to the raised foot signifying liberation. तो based on the standard iconography, Nataraja is depicted with 4 hands. Options A, B and D are incorrect. Right. इसका memory hack है. नटराजा के 4 हाथ करते हैं creation, destruction, protection और liberation की बात. बहुत अच्छा. Mini recap. The iconic Chola bronze of Nataraja always has 4 hands, each with a deep symbolic meaning. Option C is correct. Let's connect literature with history. UPSC pre-1994. Question. The name of poet Kalidas is mentioned in the A. Allahabad pillar inscription, B. Aihole inscription, C. A Lapadu grant, D. Hanumankonda inscription. Broad micro theme, ancient Indian literature and epigraphy. Concept ये है कि inscriptions यानी epigraphy are a primary source for ancient history. कभी-कभी उनमें famous personalities का जिक्र भी मिलता है. चलिए inscriptions analyze करते हैं. A. Allahabad pillar inscription. ये समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति है जिसे हरिसेना ने लिखा था. इसमें कालिदास का मेंशन नहीं है. Correct. B. Aihole inscription. This is the correct answer. The Aihole inscription of the Chalukyan king Pulukeshin II was written by his court poet Ravi Kirti. और इस इंस्क्रिप्शन में डेटेड 634-635 CE रवि कीर्ति ने अपनी पोएटिक स्किल को कालिदास और भारवी से कंपेयर किया है, शोइंग हाउ फेमस कालिदास वाज बाय देन. बिल्कुल. और C and D, Alapadu grant and Hanumankonda inscription are not associated with Kalidas's mention. इसमें कुछ पेरिफेरल नॉलेज. हाँ. The Aihole inscription is also crucial as it describes Pulukeshin II's victory over Harshavardhana on the banks of the Narmada. इसका मेमोरी हैक है. रवि ने होल में बैठ के कालिदास जैसा बनने का सोचा. हाँ. Mini recap. The Aihole inscription by Ravi Kirti explicitly mentions the great poet Kalidasa. Option B is the correct answer. एक और सवाल चोला आर्ट पर. UPSC pre-1993. Question. Which one of the following is considered to be the world's greatest iconographical creations made by sthapatis of South India, particularly during the Chola period? A. Mahishasura Mardini, B. Nataraja, C. Rama, D. Somaskanda. Broad micro theme, Chola art and sculpture. ये सवाल चोला आर्ट की पिनकल अचीवमेंट के बारे में है. तो while महिषासुरा मर्दिनी, रामा और सोमस्कंदा की ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स बनी हैं, लेकिन जब वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट आइकोनोग्राफिकल क्रिएशन स्पेसिफिकली ऑफ द चोला स्थापतीज स्कल्पचर्स की बात आती है, एक ही नाम सबसे ऊपर आता है. हाँ, और वो है ऑप्शन बी, नटराजा. This is undoubtedly the correct answer. The bronze Nataraja from the Chola period is celebrated worldwide for its artistic beauty, technical perfection, and profound philosophical and religious symbolism. It represents the rhythm and harmony of life. Yes, बिल्कुल. The source itself calls the bronze icons of Nataraja the world's greatest iconographical creations. इसमें elimination logic से ज़्यादा ये डिग्री का क्वेश्चन है. All are important icons, but Nataraja's fame and artistic merit during the Chola period are unparalleled. इसका memory hack. Chola's greatest act, the cosmic dance of the Nataraj. Perfect. Mini recap. The Nataraja bronze is considered the supreme achievement of Chola sculpture, celebrated globally. Option B is correct. अब Chola administration के बारे में. UPSC pre-1993 question. A lot of details regarding the village administration under the Cholas is provided by the inscription at A. Thanjavur, B. Urayur, C. Kanchipuram, D. Uttaramallur. Broad micro theme. Chola local self-government. Concept ये है कि Cholas are most famous for their highly organized system of local self-government, especially in villages. हमारे पास इसकी detailed जानकारी inscription से आती है. तो किस inscription से? Option D, Uttaramallur. This is the correct answer. The Uttaramallur inscriptions in modern-day Tamil Nadu from the reigns of Parantaka Chola A are extremely important. क्यों? ऐसा क्या है उनमें? They give minute details about the functioning of the village assembly, Sabha, how its members were elected through a lottery system, Kudavola system, the qualifications and disqualifications for members, and the formation of various committees. Wow. और बाकी options? Thanjavur and Kanchipuram were major political and cultural centers, and Urayur was an early Chola capital, but the most detailed evidence for village administration comes from Uttaramallur. इसका मेमोरी हैक है. गांव के एडमिनिस्ट्रेशन का उत्तर कहाँ मिलता है? उत्तरामल्लूर में. बहुत अच्छा. Mini recap. The Uttaramallur inscriptions are a primary source for understanding the detailed and democratic village administration of the Cholas. Option D is correct. Let's talk festivals. UPSC pre-1993. Question. Who among the following introduced the famous Persian festival Nowroz in India? A. Balban. B. Iltutmish. C. Firoz Tughlaq. D. Alauddin Khalji. Broad micro theme, cultural synthesis in Delhi Sultanate. Nowroz is the Persian New Year. इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस करना shows the deep Persian cultural influence on the Delhi Sultanate's court. तो ये किसने किया? Option A, Balban. This is the correct answer. Balban अपने कोर्ट में discipline, decorum और grandeur पर बहुत जोर देता था. He wanted to establish the high prestige of the Sultan. तो इसने कोर्ट में कई पर्शियन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इंट्रोड्यूस किए.
including sijda, prostration, and paibos, kissing the sultan's feet. हाँ, और उसने ही नवरोज फेस्टिवल को बड़े धूमधाम से मनाना शुरू किया to showcase his power and the grandeur of his court. Baki sultans, while powerful, the introduction of elaborate Persian court rituals like Navroz is specifically credited to Balban. Iska memory hack. Balban wanted to show his new Nav power, so he started Navroz. Perfect. Mini recap. Balban introduced the Persian festival of Navroz to enhance the prestige and grandeur of his court. Option A is correct. And our final question for today, about a legendary traveler, UPSC pre-1993. Question. In the course of a career on the road spanning almost 30 years, he crossed the breadth of the Eastern Hemisphere, visited territories equivalent to about 44 modern countries, and put behind him a total distance of approximately 73,000 miles. The world's greatest traveler of pre-modern times to whom the above passage refers is A. Megasthenes, B. Fahian, C. Marco Polo, D. Ibn Battuta. Broad micro theme. Famous travelers in world history. ये पैसेज एक ऐसे ट्रैवलर को डिस्क्राइब कर रहा है जिसने प्री मॉडर्न वर्ल्ड में एक्सटेंसिव ट्रैवल्स किए हैं। हमें उस ट्रैवलर को आइडेंटिफाई करना है। चलिए देखते हैं। A. Megasthenes. He was a Greek ambassador to Chandragupta Maurya's court. His travels were mostly limited from Greece to India. Correct. Fahian, he was a Chinese Buddhist monk who traveled to India in the early 5th century during the reign of Chandragupta II. His focus was India. Right. C. Marco Polo, a famous Venetian traveler who traveled through Asia along the Silk Road. His travels were extensive, but the description in the question, especially the sheer scale, best fits another person. और वो है D. Ibn Battuta. This is the correct answer. The Moroccan scholar and explorer Ibn Battuta is arguably the greatest traveler of the pre-modern era. He left his home in the 14th century and traveled across North Africa, the Middle East, Central Asia, India, where he served Muhammad bin Tughlaq, Southeast Asia, and China. Haan, his travelogue, the Rehla, is an incredible source of information. The description of 30 years, 44 modern countries, and 73,000 miles perfectly matches his incredible journey. Iska memory hack hai. Itna bhatka, it must be Ibn Battuta. Haha, mini recap. The unparalleled travel record described in the passage belongs to the great Moroccan traveler Ibn Battuta. Option D is correct. Phew, what a session. हमने बरानी के आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से लेकर चोला एडमिनिस्ट्रेशन के मिनट डिटेल्स तक और बलबन के कोटली ग्रैंड्योर से लेकर इब्न बतूता के एपिक ट्रैवल्स तक सब कवर किया। बिल्कुल, यही तो मजा है इन डेप्थ एनालिसिस का। हर सवाल एक नई दुनिया खोलता है। आज हमने देखा कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और नेम्स नहीं है। It's about understanding motivations, administrative systems, cultural influences, and art. The why is always more important than the what. फॉर एग्जाम्पल, ये सोचना कि अलाउद्दीन खिलजी के जनरल मलिक कफूर ने इतनी दूर साउथ तक कैंपेन क्यों किया? Was it just for wealth? Or was it also about establishing the Sultanate's prestige? That's a fantastic point to think about. And that's our final thought for our listeners today. How do the personal ambitions of rulers and generals like Khalji and Kafur shape the geographical and cultural map of a country for centuries to come? Is history just a story of individuals or of larger forces? इस पर जरूर सोचना। अगली बार तक keep learning, keep questioning. तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिस्ट्री के पुराने डस्टी पैनों में छुपे हुए फैक्ट्स असल में कितने कूल हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। सोचो, एक ऐसा सिस्टम जहां आर्मी ऑफिसर्स को सैलरी की जगह जमीन का टुकड़ा मिलता था। राइट। या फिर एक ऐसा राजा जो मार्केट में चीजों के दाम कंट्रोल करने के लिए हाई टेक पॉलिसीज बनाता था। सेंचुरीज अगो। क्रेजी ना? मतलब ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये उस दौर के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंपल्शंस की कहानी बताते हैं। वेलकम टू द मोस्ट एनर्जेटिक डीप डाइव इनटू मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। आज हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे, हम लॉजिक, एलिमिनेशन और स्मार्ट थिंकिंग से यूपीएससी प्रीलिम्स के एमसीक्यूज को क्रैक करना सीखेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, कॉफी का मग उठा लो, एंड इफ यू लव दिस एनर्जी तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक ठोको और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि आप ऐसा कोई भी हाई वोल्टेज सेशन मिस ना करें। Let's get started. मेडिवल हिस्ट्री के कुछ सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस को डिकंस्ट्रक्ट करना। Okay. हमारा लर्निंग मैप कुछ ऐसा दिखेगा। हम शुरू करेंगे साउथ इंडियन डायनेस्टीज के लैंग्वेज शिफ्ट से। अच्छा। फिर हम मिडिवल इंडिया के पावरफुल ट्रेड गिल्ड्स यानी मानेग्रामम और नैना देसी को समझेंगे। Right. उसके बाद मंजनिक क्या था, ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी का सवाल देखेंगे। Interesting. इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन में एक गहरी चर्चा करेंगे। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज को डाइसेक्ट करेंगे। The big names. हाँ, फिर मार्को पोलो की इंडियन जर्नी के इनसाइट्स देखेंगे और आखिर में भोगा टैक्स और तुगलक के कैपिटल शिफ्ट के पीछे का वाई समझेंगे। Great. सो हर क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है। लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। Okay, let's unpack this. पहला सवाल। Question CDS 2023. Which of the following dynasties of South India issued their documents first in Prakrit and later in Sanskrit? Options हैं
A. The Cholas of Tamil Nadu. B. The Pandyas of the post-Sangam age. C. The Pallavas of Tundai Mandalam. Or D. The Gangas of Kalinganagara. ब्रॉड माइक्रो थीम है डायनेस्टीज एंड देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। Right. देखो यहाँ कॉन्सेप्ट है पावर प्रोजेक्शन थ्रू लैंग्वेज। Power projection. मतलब एंशिएंट इंडिया में एक डायनेस्टी कौन सी लैंग्वेज यूज करती है फॉर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे इंस्क्रिप्शंस, ये उनकी कल्चरल आइडेंटिटी और पॉलिटिकल एम्बिशन का सिंबल था। अच्छा. प्राकृत एक तरह से आम लोगों की भाषा थी, एक रीजनल वर्नाक्युलर। Okay. Local language. हाँ, जबकि संस्कृत एक इलीट, स्कॉलरली और पैन इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज मानी जाती थी, जिसे प्रेस्टीज से जोड़ा जाता था। यूज करने लगता है for a wider, more premium appeal. सही कहा, ये एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है। ये ट्रांजिशन एक छोटे रीजनल पावर से एक बड़े एस्टैब्लिश्ड एम्पायर बनने की जर्नी को रिफ्लेक्ट करता है। Interesting. तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं. चलिए अब ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज करते हैं। पहला ए, द चोलाज ऑफ तमिलनाडु। ये तो तमिल के लिए फेमस थे ना? एग्जैक्टली, इसलिए ये गलत है। चोलास तो तमिल लैंग्वेज के सबसे बड़े पेट्रन्स थे। उनके ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस जैसे कि उनके ग्रैंड टेम्पल्स पर प्रेडोमिनेंटली तमिल में है। Okay. पेरिफेरल नॉलेज यहाँ इंपॉर्टेंट है। याद रखना, चोलाज अपनी पावरफुल नेवी, एक्सटेंसिव ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हाँ, वो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन. बिल्कुल, उसके लिए जाने जाते थे। ये नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। Got it. Option B, the Pandyas. ये भी गलत है। पांड्यास भी तमिल से गहली जुड़े हुए थे। उन्होंने मदुराई में लेजेंडरी तमिल संगम्स को पैट्रोनाइज किया था। Right, the Sangams. पेरिफेरल नॉलेज यहाँ ये है कि द पांड्याज वर फेमस फॉर देयर पर्ल फिशरीज, जिसका जिक्र मार्को पोलो ने भी किया है। उनका कैपिटल मदुराई एक इंपॉर्टेंट कल्चरल और ट्रेड सेंटर था। Okay, so Cholas and Pandyas are out. अब बचे Pallavas and Gangas. हाँ, अब आते हैं सी, द पल्लवास ऑफ तोंडमंडलम। ये बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, क्यों? सोर्स साफ कहता है, द पल्लवास इनिशियली इशूड देयर इंस्क्रिप्शंस एंड रिकॉर्ड्स इन प्राकृत। ओवर टाइम दे ट्रांजिशनड टू संस्कृत। ये उनके कल्चरल एवोल्यूशन को दिखाता है। पहले वो लोकल प्राकृत यूज करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ी, उन्होंने संस्कृत को अडॉप्ट कर लिया टू गेन मोर लेजिटिमेसी एंड प्रेस्टीज अक्रॉस इंडिया। Makes sense. इसका पेरिफेरल नॉलेज भी बहुत रिच है। पल्लवास रॉक कट आर्किटेक्चर के पायोनियर थे। महाबलीपुरम में उनके शोर टेम्पल और राथास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। Oh, wow. उनके दो महान राजा थे, महेंद्रवर्मन I और नरसिंहवर्मन I, जिसे मम्मेल्ला भी कहते हैं। उनका कैपिटल कांचीपुरम अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग था। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ. तो ऑप्शन डी, द गंगास, ऑब्वियसली गलत है। हाँ, द गंगास ऑफ कलिंगनगर एक अलग डायनेस्टी थी और प्राकृत से संस्कृत का ये स्पेसिफिक लैंग्वेज शिफ्ट पल्लवास का एक यूनिक फीचर माना जाता है. तो यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक कैसे काम करेगा? सिंपल है. अगर आपको पता है कि चोलास और पांड्यास तमिल के पेट्रन्स थे, तो ऑप्शंस ए और बी सीधे सीधे बाहर हो जाते हैं। राइट. फिर पल्लवास और गंगास में एजुकेटेड गेस लेना आसान हो जाता है। इसको याद रखने के लिए एक मेमोरी हैक बनाते हैं. जरूर। ऐसे याद रखो, पल्लवास पहले प्राकृत यूज करते थे, फिर सक्सेसफुल होके संस्कृत पर आ गए. पी फॉर पहले, पी फॉर प्राकृत, एस फॉर सक्सेसफुल, एस फॉर संस्कृत. बहुत बढ़िया। तो मिनी रिकैप, पल्लवास ने प्राकृत से शुरू करके संस्कृत को अडॉप्ट किया, जो उनके कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव शिफ्ट को शो करता है. कूल ना? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है. क्वेश्चन सीरियस 2022. What were Manigramam and Nanadesi in early medieval India? A classic. Options: A. Cluster of non-revenue paying villages. B. Village level community groups. C. Guilds of Indian merchants. D. Literary societies in the capital towns. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है मिडिवल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। Right. यहाँ कॉन्सेप्ट है मर्चेंट गिल्ड्स का। पहले गिल्ड्स का मतलब समझो। Okay. ये एंशिएंट और मिडिवल टाइम्स के चेंबर ऑफ कॉमर्स जैसे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल। Oh. ये मर्चेंट्स और आर्टिसंस के ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस थे, जो ट्रेड रूट्स कंट्रोल करते थे, प्राइसेस फिक्स करते थे और अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे। मानीग्रामम और नानादेसी साउथ इंडिया के सबसे फेमस और इन्फ्लुएंशियल मर्चेंट गिल्ड्स थे। आज जैसे फिकी या सीआईआई है ना, जो इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं. हाँ, कह सकते हैं। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मानीग्रामम और नानादेसी उस टाइम के सुपर पावरफुल फिकी थे फॉर मर्चेंट्स. सुना है उनके पास अपनी आर्मीज भी होती थी टू प्रोटेक्ट द ट्रेड कैरावान्स. बिल्कुल सही सुना है। आपका कंपैरिजन सही डायरेक्शन में है, लेकिन एक बड़ा फर्क ये था कि इन गिल्ड्स के पास अपनी आर्म्ड फोर्सेस भी होती थी, जो आज के कॉर्पोरेट बॉडीज के पास नहीं है। बिल्कुल. ये उनकी पावर को दिखाता है। दैट्स फैसिनेटिंग. चलिए ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए, क्लस्टर ऑफ नॉन रेवेन्यू पेइंग विलेजेस। ये गलत है। क्यों? ऐसे टैक्स फ्री विलेजेस को ब्रह्मदेया या अग्रहारा कहते थे, जो ब्राह्मण्स को डोनेट किए जाते थे। ये टर्म बिल्कुल अलग है। गॉट इट. ऑप्शन बी, विलेज लेवल कम्युनिटी ग्रुप्स। ये भी गलत है. ये डिस्क्रिप्शन विलेज असेंबलीज जैसे सभा या उर के लिए ज्यादा आपसे है, ना कि लार्ज स्केल पैन रीजनल मर्चेंट बॉडीज के लिए। ओके, सो इट्स अबाउट स्केल. एग्जैक्टली। अब ऑप्शन सी, गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स। ये बिल्कुल सही है. परफेक्ट।
सोर्स सीधा कहता है मनीग्रामम एंड नाना देसी were prominent guilds or merchant associations that existed during the early medieval period in India. They played a crucial role in both internal or foreign trade, connecting India to Southeast Asia and China. तो ऑप्शन डी भी गलत होगा? हाँ, लिटरेरी सोसाइटीज इन द कैपिटल टाउन्स, ये गलत है। लिटरेरी सोसाइटीज अलग होती थी, जैसे मदुराई में तमिल संगम्स, लेकिन उनका ट्रेड से कोई लेना देना नहीं था। राइट। यहाँ पेरिफेरल नॉलेज के लिए एक और फेमस गिल्ड का नाम याद रखो, आईओ बोले 500। आयु वाले 500। हाँ, ये भी साउथ इंडिया का एक बहुत पावरफुल मर्चेंट गिल्ड था। इनका ट्रेड नेटवर्क श्रीलंका, सुमात्रा और जावा तक फैला हुआ था। सोचो कितना वास्ट नेटवर्क था। अमेजिंग। चलो इसको याद रखने के लिए एक कूल मेमोरी हैक ट्राई करते हैं। मनी मतलब पैसा और नाना मतलब मेनी या डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। तो मनीग्रामम एंड नाना देशी इक्वल्स पैसे और डिफरेंट गुड्स का बिजनेस करने वाले मर्चेंट्स के गिल्ड्स। इजी टू कनेक्ट, राइट? बहुत आसान। Mini recap. So the key takeaway is Manigramam and Nana Deshi were not just local groups, they were powerful, organized merchant guilds shaping medieval India's economy. सही कहा। चलो अब एक वेपन पर क्वेश्चन है। Sounds interesting. हाँ, मिलिट्री टेक्नोलॉजी। Question CDS 2022. What was a munjanik in medieval period? मुंजनीक। Options. A. Cannon. B. Catapult. C. Gun carriage. D. Portable armory. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है मेडिवल मिलिट्री टेक्नोलॉजी। यहाँ कॉन्सेप्ट है सीज टेक्नोलॉजी का। सीज टेक्नोलॉजी मतलब किले तोड़ने वाली टेक्नोलॉजी? बिल्कुल। मुंजनीक एक सीज इंजन था। सीज इंजन्स बड़े बड़े वेपन्स होते थे जो फोर्ट्स यानी किलों की दीवारों को तोड़ने के लिए यूज होते थे। ओके। इमेजिन एक जायंट स्लिंग शॉट जो बड़े बड़े पत्थर या आग के गोले फेंक सकता था, वही था मुंजनिक। बिल्कुल, मूवीज में देखा है ना, जैसे बाहुबली या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में कैसे वो बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाली मशीन यूज करते हैं किला तोड़ने के लिए। हाँ हाँ, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट अ मुंजनिक यानी ये कैटापुल्ट होता है। इसलिए गलत है। कैनन्स यानी तोपें गन पाउडर यूज करती हैं। ये टेक्नोलॉजी इंडिया में बाद में आई और बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत में इसे पॉपुलराइज किया। राइट। मुंजनिक मैकेनिकल फोर्स जैसे टेंशन और टॉर्शन का यूज करता था, गन पाउडर का नहीं। यही की डिफरेंस है। ओके, तो कैनन आउट, ऑप्शन बी कैटापुल्ट। सही जवाब। सोर्स साफ कहता है अ मुंजनिक वाज अ टाइप ऑफ सीज इंजन और वॉर मशीन। इट वाज अ टाइप ऑफ कैटापुल्ट। इसका काम ही था बड़े पत्थर या प्रोजेक्टाइल्स को फोर्ट की वॉल्स पर फेंकना, उन्हें तोड़ने के लिए। गॉट इट। ऑप्शन सी गन कैरेज। गलत, ये तो कैनन को मूव करने वाली गाड़ी होती है। और डी पोर्टेबल आर्मरी। वो भी गलत। आर्मरी तो वो जगह होती है जहां वेपन स्टोर किए जाते हैं। ठीक है। इसका पेरिफेरल नॉलेज भी इंटरेस्टिंग है। हिस्टोरियंस दो तरह के कैटापल्ट्स का जिक्र करते हैं। एक था मंजनिक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो भारी पत्थर फेंकता था। और दूसरा था आरादस, जो हल्के प्रोजेक्टाइल्स जैसे बड़े तीर या जैवलिन्स फेंकता था। दिल्ली सुल्तानेट्स ने राजपूत फोर्ट्स को कैप्चर करने के लिए इनका एक्सटेंसिव यूज किया था। इसको याद रखने का एक विजुअल तरीका सोचते हैं। मंजनिक साउंड्स लाइक मंझनक। मंझनक। हाँ, इमेजिन एक आदमी जो एक लेवर पुल करता है और झनाक से बड़ा सा पत्थर आगे जाता है। इट हेल्प्स क्रिएट अ विजुअल मेमोरी। अच्छा आइडिया है। मिनी रिकैप सिंपल रखते हैं। मंजनिक इक्वल्स मिडीवल कैटापल्ट। इसे कैनन से कंफ्यूज मत करना। बिल्कुल। ऑलराइट, दिल्ली सल्तनत के पॉलिटिक्स में चलते हैं। ये आसान है बट इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन CDS 2020. Who among the following sultans succeeded in finally breaking and destroying the power of Turkan-e-Chehilgani? द चालीसा। Options: A. Iltutmish, B. Balban, C. Alauddin Khalji, D. Muhammad bin Tughlaq. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है कंसोलिडेशन ऑफ पावर। Right. यहाँ कॉन्सेप्ट है कंसोलिडेशन ऑफ पावर। फर्स्ट, ये तुर्कान-ई-चहलगानी क्या था? ये the 40 थे ना? हाँ, ये 40 पावरफुल टर्किक नोबल्स का एक एलीट ग्रुप था जिसे द 40 या चालीसा भी कहते हैं। इसे इल्तुतमिश ने अपने रूल को सपोर्ट करने के लिए बनाया था। ये उसके सबसे वफादार गुलाम थे। तो शुरू में तो ये अच्छे थे। शुरू में हाँ, बट इल्तुतमिश की मौत के बाद ये इतने पावरफुल हो गए कि वो किंग मेकर्स बन गए और सुल्तान के लिए एक सीरियस थ्रेट बन गए। इमेजिन एक प्राइम मिनिस्टर अपने 40 मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर्स की एक काउंसिल बनाता है। वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि पीएम के हर डिसीजन को कंट्रोल करने लगते हैं। बिल्कुल यही हाल चहलगानी का था। तो इसे तोड़ा किसने? ऑप्शन देखते हैं। इल्तुतमिश। बिल्कुल गलत। ही वॉज द क्रिएटर, नॉट द डिस्ट्रॉयर। उसने तो इसे अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए बनाया था। राइट। ऑप्शन बी बलबन। यही सही जवाब है। बलबन खुद चहलगानी का मेंबर था। अच्छा। हाँ, जब वो सुल्तान बना उसे पता था कि ये ग्रुप सुल्तान की पावर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सो उसने सिस्टमैटिकली विद एन आयरन फिस्ट इस ग्रुप की पावर को क्रश कर दिया। कैसे? उसने कुछ मेंबर्स को जहर दे दिया, कुछ को देश निकाला दे दिया और बाकियों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करके उनकी पावर तोड़ दी। सोर्स मेंशंस बलबन finally broke and destroyed the power of Turkane-Chehilgani. Wow, that's ruthless. पावर के लिए जरूरी था। ऑप्शन सी अलाउद्दीन खलजी। वो तो बाद में। हाँ बनत। चहलगानी का खत्मा बलबन के टाइम तक हो चुका था। अलाउद्दीन के चैलेंजेस अलग थे, नए नॉबल्स और मंगोल्स से डील करना। और डी मोहम्मद बिन तुगलक। ये तो बहुत बाद में आए, एक अलग डायनेस्टी से। बिल्कुल गलत। इसका पेरिफेरल नॉलेज क्या है?
बलबन ने सुल्तान की प्रेस्टीज को रिस्टोर करने के लिए थ्योरी ऑफ किंगशिप इंट्रोड्यूस की, जिसमें उसने खुद को शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ यानी जिल ए इलाही कहा। राइट। उसने सिजदा यानी सुल्तान के आगे झुकना और पाइबोस यानी सुल्तान के कदम चूमना जैसे ईरानियन कोर्ट कस्टम शुरू किए ताकि नोबल्स को उनकी जगह दिखाई जा सके। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है बी फॉर बलबन, बी फॉर ब्रोक द चहलगानी। सही है। या फिर बलबन ने बहुत बुरी तरह से चहलगानी को तोड़ा। ये भी ठीक है, क्लासिक स्टोरी है। बिल्कुल। ओके, मंगोल इन्वेजन का आ गया सवाल, ऑलवेज अ हॉट टॉपिक। हमेशा। क्वेश्चन CDS 2020, हु अमंग द फॉलोइंग मंगोल लीडर्स कमांडर्स डिड नॉट क्रॉस इंडस टू अटैक इंडिया? कीवर्ड डिड नॉट क्रॉस। एग्जैक्टली। ऑप्शंस हैं ए चंगेज खान, बी तैयब बहादुर, सी अब्दुल्ला, डी कुतलुक ख्वाजा। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है मंगोल थ्रेट टू दिल्ली सल्तनत। कॉन्सेप्ट ये है कि 13th एंड 14th सेंचुरीज में मंगोल्स ने सेंट्रल एशिया से लेके इंडिया के बॉर्डर्स तक कांस्टेंट अटैक्स किए। दिल्ली सल्तनत के लिए ये सबसे बड़ा एक्सटर्नल थ्रेट था। इंडस रिवर एक नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करती थी। सोचो, एक पावरफुल नेबर है जो बार बार बॉर्डर पर आकर धमकी देता है, बट कभी बॉर्डर क्रॉस करके आपके घर में नहीं घुसता। हाँ, चंगेज खान का केस कुछ ऐसा ही था फॉर दिल्ली सुल्तानेट। बिल्कुल सही एनालॉजी है। चलिए ऑप्शंस एनालाइज करते हैं। ए चंगेज खान, यही आंसर होना चाहिए, राइट? करेक्ट आंसर। चंगेज खान ख्वारिज़म शाह के बेटे जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए इंडस रिवर तक आया था। ओके। सुल्तान इल्तुतमिश ने बहुत स्मार्टली मंगबरनी को शेल्टर देने से मना कर दिया। डिप्लोमेसी। हाँ, ब्रिलियंट डिप्लोमेसी। इस मूव से सेटिस्फाइड होकर चंगेज खान इंडस क्रॉस किए बिना वापस लौट गया। सोर्स कंफर्म्स दिस, ही डिड नॉट क्रॉस द इंडस रिवर टू अटैक इंडिया। तो बाकी सबने क्रॉस किया था? हाँ, तैयब बहादुर, अब्दुल्ला और कुतलुक ख्वाजा ये सभी मंगोल कमांडर्स थे जिन्होंने बाद के टाइम में इंडिया पर अटैक किया था, मेनली ड्यूरिंग अलाउद्दीन खलजीज रेन। अच्छा। तो ये ऑप्शंस गलत है। यहाँ पेरिफेरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खलजी ने मंगोल थ्रेट से डील करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी बनाई, पुराने फोर्ट्स को रिपेयर करवाया और एक नया कैपिटल सिरी फोर्ट बनवाया। राइट। उसकी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी मंगोल्स के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव थी। इसके लिए एक मेमोरी हैक है। रिमेंबर चंगेज चॉइस। चंगेज खान ने चूज किया कि वो इंडस क्रॉस नहीं करेगा। He came to the river, saw the situation and made a choice to return. परफेक्ट। Mini recap. Bottom line. बाकी सब मंगोल्स ने हमला किया, but the OG चंगेज खान इंडस तक आकर वापस चला गया। इल्तुतमिश की डिप्लोमेसी ने काम किया। बिल्कुल। Next up, a super important concept from Sultanate administration. हाँ, एकता सिस्टम। Question CDS 2016. Ikta in medieval India meant ऑप्शंस। land assigned to religious personnel for spiritual purposes, जी, land revenue from different territorial units assigned to army officers, ठीक। charity for educational and cultural activities, the rights of the zamindar. ब्रॉड माइक्रो थीम लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स ऑफ द सल्तनत। Okay. कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन। एकता सिस्टम एक एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री इनोवेशन था। सुल्तान अपने आर्मी कमांडर्स, जिन्हें मुख्तेस या इक्तदार्स कहते थे, उनको कैश सैलरी के बजाय एक पीस ऑफ लैंड यानी इक्ता असाइन कर देता था। अच्छा। उस कमांडर का काम था उस लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करना। उस रेवेन्यू से वो अपनी आर्मी मेंटेन करता था, अपनी सैलरी रखता था, और जो एक्स्ट्रा पैसा, जिसे फवाजिल कहते थे, बचता था, वो सुल्तान के ट्रेजरी में जमा कर देता था। ये थोड़ा सा मॉडर्न डे बिजनेस फ्रेंचाइज मॉडल जैसा है। कैसे? कंपनी एक फ्रेंचाइजी को एक एरिया दे देती है, फ्रेंचाइजी वहां से रेवेन्यू जनरेट करता है, अपना खर्चा निकालता है और बचा हुआ प्रॉफिट कंपनी को दे देता है। बहुत अच्छी एनालॉजी है, बिल्कुल। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए लैंड असाइन टू रिलीजियस पर्सनल। ये तो गलत है। हाँ, गलत। ऐसे लैंड ग्रांट्स को वक्फ या इनाम कहते थे। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लैंड रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट टेरिटोरियल यूनिट्स असाइन टू आर्मी ऑफिसर्स। परफेक्ट आंसर। यही डेफिनेशन है। हाँ, source explains it clearly. Ikta was a medieval land-based system established by Iltutmish, form of payment for their military services. ओके, Option C, charity, वो भी गलत है। ये भी वक्फ के अंदर आ सकता है, पर नॉट एकता। or D, the rights of the zamindar. प्रोमिनेंट हुआ। की डिफरेंस ये था कि इक्तदार्स हेरिडिटरी ओनर्स नहीं होते थे, उनका ट्रांसफर हो सकता था। Right. पेरिफेरल नॉलेज। इल्तुतमिश ने एकता सिस्टम को सिस्टमाइज किया, गियासुद्दीन तुगलक ने मुक्तिस पर कंट्रोल टाइट किया, इंश्योर किया कि वो ऑफिशियल्स को टॉर्चर ना करें। और फिरोज शाह तुगलक? फिरोज शाह तुगलक ने एकता सिस्टम को हेरिडिटरी बना दिया, जिससे सल्तनत वीकन हुआ। ये एवोल्यूशन याद रखना। इसके लिए एक मेमोरी हैक है। Ikta equals to income from territory for army. ब्रिलियंट। इस शॉर्ट फॉर्म से याद रहेगा कि ये आर्मी ऑफिसर्स के लिए रेवेन्यू असाइनमेंट था। हाँ। मिनी रिकैप। सो Ikta is not ownership of land. It's the right to collect revenue from it to maintain an army. That's the core concept. Absolutely. Let's talk about the economic genius, Alauddin Khalji. My favorite. Question CDS 2015. Consider the following statements about Alauddin Khalji's market policy. Okay. 1. He placed the markets under the control of a high officer called Shehna for strictly controlling the shopkeepers and prices. 2. In order to ensure a regular supply of cheap food grains, he ordered the land revenue from Doab region to be paid directly to the state. Which of the statements given above are correct? इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है अलाउद्दीन खलजीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। Right. कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन।
अलाउद्दीन को एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करनी थी मंगोल थ्रेट से लड़ने के लिए, राइट, बट ट्रेजरी पर बोझ ना पड़े इसलिए उसने सोल्जर्स को कम सैलरी दी। ओके, और सोल्जर्स उस कम सैलरी में सर्वाइव कर सके इसके लिए उसने मार्केट में जरूरी चीजों के दाम फिक्स कर दिए। यही थी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। इट वाज अ ब्रिलियंट बट हार्श सिस्टम। तो अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्टेटमेंट 1 का काम मार्केट को रेगुलेट करना, प्राइसेस को एनफोर्स करना और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर्स को पनिश करना था। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके। और स्टेटमेंट 2, लैंड रेवेन्यू फ्रॉम दोआब रीजन टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, ये भी बिल्कुल सही है। दोआब यानी गंगा यमुना के बीच का फर्टाइल एरिया से रेवेन्यू डायरेक्ट ग्रेन के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था। अच्छा, कैश में नहीं। हाँ, ग्रेन के फॉर्म में। और ये स्टेट ग्रेनरीज यानी गोडाउन्स में स्टोर होता था। इससे दिल्ली में फूड ग्रेन्स की कांस्टेंट एंड चीप सप्लाई इंश्योर होती थी। सो स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। तो सिंस बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। करेक्ट। इसका पेरिफेरल नॉलेज। खलजी ने 3 टाइप्स के मार्केट्स बनाए थे। 1 फॉर फूड ग्रेन्स, 2 फॉर क्लॉथ एंड एक्सपेंसिव आइटम्स, 3 फॉर हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल। हर मार्केट के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स थे। उसने होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग के अगेंस्ट भी सख्त लॉज बनाए। इसके लिए मेमोरी हैक। रिमेंबर खलजीज डबल कंट्रोल। एक्सप्लेन करो। स्टेटमेंट 1 में शाहना से मार्केट पर कंट्रोल और स्टेटमेंट 2 में डुआब रेवेन्यू से सप्लाई पर कंट्रोल। डबल कंट्रोल फॉर अ परफेक्ट सिस्टम। सही है। Mini recap. Khalji's market policy was a two-pronged attack. Strict supervision through Shahana and ensuring supply by collecting revenue in kind from the Doab. Both points are crucial. वेल समराइज्ड। A classic match the following question. ये नॉलेज चेक करने का बेस्ट तरीका है। हाँ, इससे मल्टीपल फैक्ट्स एक साथ टेस्ट हो जाते हैं। Question CDS 2015. List I1 King, A Shashanka, B Kharavela, C Simuka, D Bhaskaravarman. ओके। List 2 Region 1 Assam, 2 Maharashtra, 3 Odisha, 4 Bengal. ब्रॉड माइक्रो थीम, रीजनल किंगडम्स एंड देयर रूलर्स। Codes ABCD A 4321 B 2143 C 4123 D 2341. चलो एक एक करके मैच करते हैं। ए शशांका। शशांका ऑफ गौड़ा मतलब बंगाल। बिल्कुल। ही वॉज द इंडिपेंडेंट किंग ऑफ द गौड़ा किंगडम जिसका कैपिटल करना सुबर्णा प्रेजेंट डे मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में था। तो शशांका बंगाल से रिलेटेड है। ए मैचेस विद 4। ओके, बी खरावेला। खरावेला कलिंगा यानी प्रेजेंट डे उड़ीसा के महामेघवाहना डायनेस्टी के सबसे फेमस किंग थे। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। एग्जैक्टली हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन उनके बारे में बताती है। ही वॉज अ पेट्रन ऑफ जैनिज्म। सो बी मैचेस विद 3। सी सिमुका। सेमुका वॉज द फाउंडर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी जिन्होंने डेक्कन रीजन पर रूल किया जिसमें आज का महाराष्ट्र और तेलंगाना आंध्र प्रदेश आता है। सो सी मैचेस विद 2। राइट। और डी भास्करावर्मन। ही वॉज द किंग ऑफ द वर्मन डायनेस्टी ऑफ कामरूपा यानी प्रेजेंट डे असम। He was a contemporary of Harshavardhana. So D matches with 1. तो मैचिंग द कोड्स। A4, B3, C2, D1. सीक्वेंस बना 4 3 2 1। ये तो ऑप्शन ए है। करेक्ट। और यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक जबरदस्त काम करता है। कैसे? अगर आपको सिर्फ ये पता है कि खारावेला उड़ीसा से था B3 और सिमुका सतवाहना फाउंडर था C2 तो आप ऑप्शंस चेक कर सकते हो। ऐसा कॉम्बिनेशन B3 C2 सिर्फ ऑप्शन ए में है। 2 फैक्ट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ब्रिलियंट। इसका मेमोरी हैक, मेक सिंपल एसोसिएशंस। शशांक दा बंगाल, खारवेला का कलिंगा उड़ीसा, सिमुका सातवाहना ऑफ महाराष्ट्र, भास्करावर्मन ऑफ असम। इनको बार बार रिपीट करो। ठीक है। मिनी रिकैप, करेक्ट मैचिंग इज शशांका बंगाल, खारवेला उड़ीसा, सिमुका महाराष्ट्र, भास्करावर्मन असम. Option A is the winner. Let's move on. Let's travel with the famous explorer Marco Polo. Ah, the travels of Marco Polo. Question, CDS 2014, Marco Polo's trip to India 1271 AD earned much fame in Europe on account of Options. A. His having discovered a safe route to India. B. His having established amicable relations with many kings of India. C. His account of commercial, religious and social conditions in the East. D. All of the above. Broad micro theme. Foreign travelers accounts. राइट कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन। मार्को पोलो एक इटालियन या स्पेसिफिकली विनीशियन एक्सप्लोरर था जो 13th सेंचुरी में एशिया ट्रैवल किया था। उसने अपनी ट्रैवल्स को एक बुक द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो में डॉक्यूमेंट किया। ये बुक यूरोप में बेस्ट सेलर बन गई और यूरोपियंस को ईस्ट के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। तो इसकी फेम का रीजन क्या था? ऑप्शन ए, डिस्कवर्ड अ सेफ राउट. रॉन्ग। ट्रेड रूट्स इंडिया के लिए पहले से एग्जिस्ट करते थे, उसने कोई नया रूट डिस्कवर नहीं किया। ओके. ऑप्शन बी, established amicable relations. रॉन्ग। वो एक ट्रैवलर और मर्चेंट था, डिप्लोमेट नहीं। उसका काम रिलेशंस एस्टैब्लिश करना नहीं था। तो बचा सी. हाँ, सी हिज अकाउंट ऑफ कमर्शियल, रिलीजियस एंड सोशल कंडीशंस। दिस इज द कोर रीजन फॉर हिज फेम। अच्छा. उसकी बुक ने यूरोप को इंडिया, चाइना के वेल्थ, स्पाइसेस, कल्चर, सोशल कस्टम्स और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिटेल से बताया। दिस ओपनड अ विंडो टू द ईस्ट फॉर यूरोपियंस।
Source confirms this. So all of the above automatically गलत हो जाता है. बिल्कुल. यहाँ पेरिफेरल नॉलेज इंपॉर्टेंट है. मार्को पोलो ने साउथ इंडिया की पांडियन किंगडम को विजिट किया था. He visited the Coromandel coast and described the pearl fisheries of Tuticorin. Oh, pearls. हाँ, उसने रुद्रमादेवी, काकातिया डायनेस्टी की क्वीन के बारे में भी लिखा है. ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट है. इसका मेमोरी हैक. मार्को पोलो पोलो के लिए नहीं पूरी डिटेल के लिए फेमस हुआ. अच्छा है. He gave a detailed account of India's society and economy. सही. Mini recap. So Marco Polo's fame wasn't about finding a new route, but about providing a rich, detailed description of the East that fascinated Europe. Exactly. एक और term-based question. ये terms बहुत score करवाते हैं. हाँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो. Question Serious 2014. Consider the following statements regarding Indian feudalism in the early medieval period. Okay. 1. The revenue assignments were called bhoga. 2. The hereditary chiefs neither collected revenues nor assumed administrative powers. Which of the statements given above is correct? इसका broad micro theme है feudalism and terminology. Let's dissect each statement. Statement 1 से शुरू करते हैं. बिल्कुल. The revenue assignments were called bhoga. This statement is tricky. Bhoga का primary मतलब था periodic supplies of fruits, flowers, firewood, etc. जो villagers को king को देना पड़ता था. तो ये गलत है. नहीं, रुको. But it was also used more generally to denote revenues given to officials or priests. Source कहता है, bhoga was a term used to denote the revenue assignments given to various officials, priests, temples. So statement 1 is correct in this context. The grantees, जिन्हें भोगा grantees कहते थे, could enjoy the right to collect and retain the revenues. अच्छा, तो इसका broader meaning भी था? Statement 2. The hereditary chiefs neither collected revenues nor assumed administrative powers. This is absolutely wrong. क्यों? Feudalism का तो मतलब ही यही था कि hereditary chiefs, जिन्हें सामंतास कहते थे, अपने एरिया से revenue collect करते थे और उनके पास administrative powers भी होती थी. वो अपनी छोटी आर्मी भी maintain करते थे. Right. Source कहता है, the hereditary chiefs or samantas were feudal lords. Samantas collected revenues from their lands and assumed administrative powers over their territories. So statement 2 is incorrect. Conclusion. Statement 1 correct, statement 2 incorrect. Therefore, the answer is A, only one. Correct. इसका memory hack. Remember, hereditary chiefs had powers. इससे statement 2 का neither nor वाला trap immediately पकड़ में आ जाएगा. Smart. और भोगा को उपभोग enjoyment से connect करो, revenue को enjoy करने का right. सही है. Mini recap. Bhoga was a type of revenue assignment, but the statement that hereditary chiefs had no power is completely opposite to the idea of feudalism. So only statement 1 is correct. बिल्कुल. Attention! ये not correct वाला question है. यहाँ गलती होने के chances सबसे ज्यादा होते हैं. हाँ, यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जरूरी है. डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं. हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है. लेट्स चेक ईच वन. Option A. Sharaf Kai was a minister of Alauddin Khilji. दिस इज करेक्ट. सोर्स सीधा कहता है, शरफ काय वाज अ मिनिस्टर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. He was the revenue minister who helped implement the economic reforms of the Sultan. तो ये हमारा आंसर नहीं है. Okay. B. Under Ghayasuddin Tughlaq, Mukhtis were warned not to ill-treat any of their officials. This is also correct. गयासुद्दीन तुगलक ने एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करने की कोशिश की थी और मुख्तीस पर कंट्रोल लगाया था. He was known for being just. So this statement is historically correct. ठीक है. C. The Arabic work Masalik Absar gives description of the functioning of Iqta system under Muhammad bin Tughlaq. मोहम्मद बिन तुगलक के रेन के लिए जिसमें इक्ता सिस्टम का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलता है. तो बचा D, यही आंसर होगा. Let's check. D. Marco Polo has not mentioned about pearl fisheries of Tuticorin in South India. Wait a minute. Yes, this is not correct. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, मार्को पोलो ने अपने ट्रैवल लॉग में तुतिकोरिन की पर्ल फिशरीज को डिटेल में डिस्क्राइब किया था. ये उसके अकाउंट का एक फेमस पार्ट है. Right. Since the statement says he has not mentioned it, this statement is false. और हमें false statement ही ढूंढना था. So D is our answer. इसका मेमोरी हैक. जब भी नॉट वाला क्वेश्चन आए तो हर स्टेटमेंट के आगे ट्रू या फॉल्स लिख लो. जो स्टेटमेंट फॉल्स निकले वही आपका आंसर है. यहाँ मार्को पोलो नॉट मेंशनिंग पर्ल्स इज अ बिग फॉल्स अलार्म. सही अप्रोच है. बिल्कुल. मिनी रीकैप. स्टेटमेंट्स A, B and C are correct historical facts. Statement D is incorrect because Marco Polo famously wrote about the pearl fisheries. Therefore, D is the right choice for a not correct question. बिल्कुल. And finally, the last question about the controversial genius Muhammad bin Tughlaq. The wise fool. Question KF 2014. Which one among the following were the motives behind Muhammad Tughlaq's transfer of capital from Delhi to Daulatabad? 1. The shift to Daulatabad would give him a chance to establish control over Deccan and Gujarat. 2. It would provide access to the western and southern ports. 3. It would protect him from direct Mongol invasions from the northwestern frontier. Select the correct answer using the codes given below. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है तुगलक्स कंट्रोवर्शियल डिसीजंस. कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन. मोहम्मद बिन तुगलक MBT
ने अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट की, जिसका नाम उसने दौलताबाद रखा। ये एक मैसिव कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट था। इसके पीछे मल्टीपल स्ट्रेटेजिक रीजंस थे। लेट्स एनालाइज देम। Statement 1. To establish control over Deccan and Gujarat. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दौलताबाद डेक्कन में सेंट्रली लोकेटेड था। वहां से पूरे डेक्कन प्लेटो और रिच प्रोविंस ऑफ गुजरात को कंट्रोल करना आसान था। Statement 2. To provide access to the western and southern ports. दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दौलताबाद की लोकेशन से वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स जैसे जुगी गुजरात के और सदर्न पोर्ट्स तक ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करना ईजियर हो जाता, जिससे किंगडम की इकोनॉमी बूस्ट होती। और Statement 3. To protect him from direct Mongol invasions. दिस इज अ प्राइमरी रीजन। दिल्ली नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के बहुत पास था और मंगोल इन्वेजन्स का डायरेक्ट टारगेट था। दौलताबाद एक सेफ डिस्टेंस पे था और ज्योग्राफिकली मोर सिक्योर था। तो तीनों ही रीजंस वैलिड हैं। हाँ, तीनों ही स्टेटमेंट्स वैलिड रीजंस हैं फॉर द कैपिटल शिफ्ट। इसलिए द करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 and 3। इसका पेरिफेरल नॉलेज क्या है? ऑल्दो द आइडिया वाज स्ट्रेटेजिक, इसका एग्जीक्यूशन डिजास्टर्स था। उसने दिल्ली की पूरी पॉपुलेशन को दौलताबाद शिफ्ट होने का ऑर्डर दिया, जिससे रास्ते में बहुत लोगों की डेथ हो गई। इवेंचुअली उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कैपिटल वापस दिल्ली शिफ्ट कर दिया। इसके लिए मेमोरी हैक। Remember Tughlaq's 3D plan for Daltabad? 3D 1. Deccan control. 2. Distant from Mongols. 3. Development of trade via ports. 3D for Daltabad. गुड वन। Mini recap. Tughlaq का capital shift एक ambitious plan था with solid strategic motives, controlling the south, securing trade and escaping Mongols. All three reasons were valid. बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा ऑन मिडीवल इंडियन हिस्ट्री, MCQs। Let's do a quick recap. हमने देखा डायनास्टिक आइडेंटिटी। पल्लवाज ने लैंग्वेज को प्राकृत से संस्कृत में शिफ्ट करके अपनी ग्रोइंग पावर दिखाई। इकोनॉमिक पावर, मनीग्रामम जैसे मर्चेंट गिल्ड्स मिडीवल इकोनॉमी की बैकबोन थे। मिलिट्री टेक एंड पॉलिटिक्स। मुंजनेक एक कैटapult था और बलबन ने चहलगानी को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करके सुल्तान की पावर को कंसोलिडेट किया। सुल्तानेट एडमिनिस्ट्रेशन, इक्ता सिस्टम रेवेन्यू असाइनमेंट था, नॉट लैंड ओनरशिप। और खलजी और तुगलक जैसे सुल्तान्स ने कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट की। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल रीडिंग। हमेशा नॉट करेक्ट जैसे कीवर्ड्स पर ध्यान देना जरूरी है। एब्सोल्युटली। देखा हिस्ट्री कितनी लॉजिकल और इंटरेस्टिंग हो सकती है। ये सिर्फ डेट्स और नेम्स रटने के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द व्हाई बिहाइंड द व्हाट। सही कहा। एंड नाउ फॉर अ फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट टू मल ओवर। हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक के दौलताबाद शिफ्ट के पीछे सॉलिड स्ट्रेटेजिक रीजंस थे, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। इससे हमें गवर्नेंस के बारे में क्या सीखने को मिलता है? इज अ ब्रिलियंट पॉलिसी आइडिया इनफ या उसका सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है? A very relevant question, even today. सोचिए इसके बारे में। Thank you for joining us on this deep dive. Keep learning, keep questioning.